इसके अलावा भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंग्लैंड से आ रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट से आ रहे हैं, कि एक्चुअली एक आदमी था इचोरो ओकुरा, जापानी सोल्जर, जिसकी बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूका गया था ताकि वो आपने स्टोरी कवर क्रिएट करना है, तो वो हड्डियां जो हैं वो इचोरो ओकुरा की हैं। अब क्योंकि जस्टिस मुखर्जी नहीं रहे तो मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने ही हमको इंडिकेट किया था कि डीएनए में उन्हें गड़बड़ हुई है। राज नारायण जी ने खुल्लम खुल्ला इंदिरा गांधी पे एलिगेशन लगाया और उनके शब्द थे पार्लियामेंट में कि वो हमारे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन गया, मैं तो ऐसी रह गई। बड़ी मुश्किल से वो जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारा इस पोर्शन से यहाँ से ऐसा पूरा काला पड़ गया है, नीला, और ऊपर से वो टाइट हो गया है करके, और यहाँ पे गले के पीछे, गर्दन के पीछे यहाँ पे छेद से खून जैसा कुछ डाला निकल रहा है, जिससे सारी उनकी टोपी वोपी सारी खून में लथपथ है। अभी भी उनके हैं, आप टोपी पड़ी है फैमिली के पास में, सारे तकिया वकिया उनके खून से लथपथ थे। खून या जो लाल रंग की चीज़ गर्दन से निकल रही थी, एक यहाँ पे छेद था, यहाँ पे कुछ टाँके वांके लगे थे करके। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली, उनकी मिसेस ने बोली और बात में और लोगों ने, कि शरीर ऐसे फूला हुआ था, और कह रहे इतना फूला था कि हमको बनियान वगैरह फाड़नी पड़ी हम लोग को जब उनको अंतिम संस्कार के लिए ले गए। नटवर सिंह ने भी इस बात को लिखा बाद में कि पंडित जी जो थे वो कभी कॉमनवेल्थ के और डोमिनियन स्टेटस की फेवर में नहीं थे, लेकिन सडनली उन्होंने माइंड चेकअप किया, और उनका मानना है कि माउंटबेटन ने उनको परसुएड किया। एक इंग्लैंड की एक हिस्टोरियन है, उन्होंने मेंशन किया कि एडविना माउंटबेटन ने उनका माइंड चेंज किया। तो ये एक अपना पे बहुत बड़ा जो है इशू जिसको लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, कि एडविना ने कैसे हमारे कंट्री की पूरी धारा को उसको बदलने में बहुत बड़ा हाथ भूमिका निभाई है। कि नेताजी की जब डेथ हुई थी तो उसकी पहली इन्वेस्टिगेशन की थी अमेरिकन्स ने। एक आपको डॉक्यूमेंट में दिखाऊंगा अभी, वो डॉक्यूमेंट में कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन जो की, तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने अपनी इंक्वायरी करी सुभाष बोस की डेथ में, वो श्योर नहीं थे कि सुभाष बोस की डेथ हुई है। उन्होंने अमेरिकन से पूछा, और अमेरिकन वो थे जिन्होंने, अमेरिकन ने ही सुभाष बोस की डेथ की इंक्वायरी स्टार्ट की थी। सुभाष बोस के मरने के 1 साल बाद वहां से उनका जवाब आया कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है उनके मरने का। आर्गुमेंट सेशन में इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि सरकारी वकील ने बोला कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ, ये स्टोरी झूठी है। पता नहीं क्या कारण है, प्लेन क्रैश नेताजी का हुआ है ताइवान में, लेकिन जितनी भी इंक्वायरियां गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रेशर में आकर डाली हैं 1955-56 में, वो शाहनवाज थे कांग्रेस पार्टी के एमपी, उनको लेकर के, बाकी लोगों को लेकर के, और बाद में भी ये लोग ताइवान में नहीं जाते। मतलब डेथ मर्डर हुआ है आपका रांची में, इंक्वायरी होगी कराची में। ये स्टोरी गवर्नमेंट ने प्लांट करवाई थी पब्लिक का माइंड मेकअप करने के लिए। तो मैं अब जो मोटा मोटा बात कर रहा हूँ, गुमनामी बाबा केस को डाउन करने के लिए लीगली नकली डीएनए और नकली हैंडराइटिंग रिपोर्टों का सहारा लिया गया। आज उसको हमने अपनी किताब में चंद्रचूड़ मैंने पूरा डिमोलिश कर दिया कि कुलदीप नैयर जी और मेरे ख्याल से प्रेम प्रकाश जो एएनआई के हैं, वो शायद 2 पत्रकार जो जिंदा है जो उस टाइम पे ताशकंद में थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि देयर वाज अ प्रॉब्लम, और ये भी एक्सेप्ट किया कि गवर्नमेंट ने उन पर प्रेशर डाला था अपना व्यू चेंज करने के लिए। लोगों को नहीं पता कि दाया भाई पटेल कौन थे। वे सरदार पटेल के सुपुत्र थे। उन्होंने एक बुकलेट लिखी, वाज शास्त्री मर्डर्ड, क्या शास्त्री का खून हुआ था, और उसमें उन्होंने रूसियों पे और भारत सरकार पे पूरे इल्जाम लगाए कि इन लोगों ने मारा है। मैंने एक और एप्लीकेशन डाल दी। मैंने कहा भैया पॉसिबल नहीं है, जब प्रधानमंत्री मना होगा आप लोगों ने 50,000 तो फ़ोन खड़काए होंगे दिल्ली में, आपके 1000 टेलीग्राम आए होंगे, हड़कम मच गया होगा पूरी, वहाँ पे 66 लोग वहाँ बैठे थे, वहाँ विदेश मंत्री था, विदेश सचिव था, वहाँ पे एम्बेसडर था, होम सेक्रेटरी, वहाँ पे एलपी सिंह बैठे हुए थे, आप हमारे विदेश सचिव में झा साहब थे, सब लोग बैठे हुए। अरे, और एक एक जो 5 आदमी जो शास्त्री जी के साथ में थे, उनके आखिरी क्षणों के अंदर उनकी पूरी इंटरोगेशन हुई होगी रिपोर्ट। आप मुझे कह रहे हैं आपके पास में कागज नहीं है, फिर उन्होंने बोल दिया कि नेशनल सिक्योरिटी है। तो आपने पहले क्यों नहीं बोला नेशनल सिक्योरिटी है? आप पहले मुझे झूठ बोल रहे हैं आरटीआई के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। मेरे साथ आज एक पत्रकार और शोधार्थी कह लें, इतिहास में काफ़ी रुचि रखते हैं और इन्होंने 7 किताबें प्रकाशित की है जो इतिहास से और ख़ास करके भारत के आधुनिक इतिहास से हमारे कुछ ऐसे बड़े बड़े नेता रहे हैं जिनकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है, या उनके मृत्यु के पीछे के जो कारण रहे हैं उन नेताओं के बारे में, उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में और वैश्विक संदर्भ में इन्होंने काफ़ी शोध किया है। आप इन्हें अनुज धर के नाम से जानते हैं। अनुज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अजीत। एक अभी कुछ समय पहले एक पूरा विवाद चला था, एक स्टेटमेंट आया था कंगना रनौत का कि 2014 के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली। उस पर अब हम उसमें नहीं जाएंगे, कंगना ने सही बोला नहीं बोला। एक पत्रकार के तौर पे, एक भारतीय नागरिक के तौर पे, और आपका रिसर्च का एरिया भी उसी पीरियड के अराउंड रहा है जब भारत जन्म ले रहा था, शैशवावस्था में था। तो आप इस पूरे डिबेट को कैसे देखते हैं कि क्या वाकई मतलब टेक्निकली क्या हम इंडिपेंडेंट थे, और मानसिक रूप से तो मैं तो निजी तौर पे नहीं मानता कि अभी भी हमारे देश में मतलब बहुत बड़ा पॉपुलेशन मानसिक रूप से वो अभी तक डीकोलोनाइज नहीं हो पाया।
मैंने कंगना जी की पूरी स्टेटमेंट तो नहीं देखी है, बट मुझे जो उसका जो आधा पोर्शन है कि अगर आप सन 47 की आज़ादी का महोत्सव जब मनाया जा रहा है करके, अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो भीख वर्ड शायद ज़्यादा ठीक रहेगा वो, क्योंकि उसमें एक लंबी चौड़ी कहानी है कि आप जहाँ अगर आप हम अपनी किताबों को देखें या लोगों के लेक्चर्स देखें, एक बहुत पुरानी फिल्म है मुझे याद है दिलीप कुमार की लीडर करके, उसमें गाना है कि हम आज़ादी को भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं सर झुका सकते नहीं। एक पूरा आपको एक नैरेटिव दिखाई देगा पूरे देश में करके कि हमने अंग्रेजों को भगा दिया यहाँ से। और मौलाना आज़ाद की किताब का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। तो अब अगर आप गूगल भी आज करेंगे तो विन वर्ड निकल के आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप असली आप बैकग्राउंड में जाएंगे और देखेंगे कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, जो हमारी मदर पार्लियामेंट है बाय द वे, हमारे देश की मातृ पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट है, अब उन्हीं का मॉडल का कट एंड पेस्ट यहाँ पे हुआ है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारे को जो उन्होंने आज़ादी देने की जो बात वो करी है, जो उनका एक्ट बिल जो पास हुआ है, या उन उस ज़माने में स्टेटमेंट्स आई हैं वहाँ के प्रधानमंत्रियों की या और लोगों की, उस सब जगह पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया ग्रांट। आपको इंडिपेंडेंस ग्रांट की गई है इंग्लैंड के राजा के द्वारा। तो ग्रांट, कम से कम जितनी अंग्रेजी मेरे को आती है, ग्रांट और विन में बहुत फ़र्क है। तो एक तो पहला मुद्दा ये बन, दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, और ये कंट्रोवर्सी का लिंक सुभाष बोस से है, वो मैं बाद में से पढ़ूंगा। लेकिन वो इशू ये है कि महात्मा गांधी में और नेताजी में एक फर्क था बहुत बड़ा, उनमें काफ़ी विचारों के मतलब मेल नहीं खाते, सबको मालूम है। लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ा कारण, एक जो जिस पॉइंट पे उनका क्लैश हुआ था कि गांधी जी पूर्ण स्वराज के फेवर में नहीं थे, जो तिलक ने जिसका, पूर्ण तिलक से पहले पूर्ण स्वराज हमारा ध्येय नहीं था, स्वतंत्रता हमारी, उसका गांधी जी फेवर में नहीं थे उसके। 1929 में लाहौर में जो अपना रावी नदी के किनारे वो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, बड़ा मशहूर, हम पढ़ते हैं किताब उसके बारे में। तो वहाँ पर जो यंग लोग थे, महात्मा गांधी सुभाष की पिताजी से बड़े थे उम्र में, और उस जो यंग लीडर्स थे लाइक सुभाष बोस और नेहरू, उस ज़माने में नेहरू और सुभाष की काफ़ी पटती थी उस टाइम पे, और नेहरू उनसे 9 साल के आसपास बड़े थे। वो उन्होंने प्रेशर डाल करके कांग्रेस से मनवा लिया, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर वो बात घूम फिर के वहीं आ गई। और कमाल की बात है कि पंडित जी खुद भी पूर्ण स्वराज के फेवर में थे, वो डोमिनियन स्टेटस कि आपको एक डोमिनियन बना दिया जाएगा, इंडिपेंडेंस, क्योंकि अंग्रेज ये जुमला हमको बहुत टाइम से दे रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन का मतलब जो लोगों को समझ में आना चाहिए कि डोमिनियन, जैसे कनाडा जो है वो डोमिनियन है इंग्लैंड का, अमेरिका न्यूजीलैंड डोमिनियन भी नहीं है, है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन उनके द झंडे, नेम ऑफ द क्वीन जो सारा उनका हेड ऑफ द गवर्नमेंट वही इंग्लैंड की रानी जो है अभी भी कनाडा की हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलिया की हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वहाँ हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट है, और उनके झंडे में अभी भी यूनियन जैक आता है। तो बेसिकली वो क्योंकि और उनका वो जस्टिफाई कि वो उन्हीं के ही सेम वंशज है, कल्चर वो है। सेम हाँ। कल्चर है, सेम उन्हीं के वंशज है, उन्हीं के लोग वहाँ जाके कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ बैठे हैं। तो ये चाहते थे कि हमको डोमिनियन स्टेटस दें। हमारे देश के नेता गांधी जी को छोड़ के इसके खिलाफ में थे कि नहीं, हमको तो पूर्ण स्वराज, और खासकर जब तिलक ने बोल दिया करके। लेकिन आखिर के दिनों में आकर के पलटा मारा गया, और पलटा मार के हम लोगों ने डोमिनियन स्टेटस मिला। तो सवाल ये पूछते हैं कि सन 1945 को, जिसको आज हमारा ब्रांडिंग की जा रही है आज़ादी का अमृत महोत्सव, 15 अगस्त सन 47 को हमको डोमिनियन स्टेटस मिला था कि अंग्रेजों ने भारत के 2 टुकड़े करे, एक को बनाया पाकिस्तान, एक को बनाया हिंदुस्तान, हम उनके डोमिनियन थे। इंग्लैंड का राजा हमारा राजा था, और ये स्थिति बाहर ये रही है सन 50 तक। लोगों को ये बात का नहीं अंदेशा नहीं है ज़्यादातर लोगों को कि 1948-49 में हमारा हेड ऑफ द स्टेट इंग्लैंड का राजा था, और वो जो ओथ भी ली गई है इंग्लैंड के राजा के नाम पे ली गई है। तो उसको अगर ये आप ध्यान में रखते हैं तो इसको तो देख के तो खटका लगता है, और इसमें आगे और भी बहुत चीज़ें जो हम लोग बातचीत करेंगे इसके बारे में। फिर एक बहुत ही पॉपुलर नैरेटिव है कि नेहरू ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को इंडिया के इंडिपेंडेंस से कहीं आगे जाके पुश किया। तो इसमें नेहरू और फिर गांधी जी, ये सब आज़ादी के समय इनका कितना रोल था? अपने इंटरेस्ट, अपने या पार्टी के इंटरेस्ट, और पार्टी भी शायद एक ही थी उस वक्त, डोमिनेंट तो एक कांग्रेस ही थी, और उनके विरोध में बहुत कम ही लोग हुआ करते थे। तो इस पूरे स्टेटमेंट को कैसे आप देखते हैं? इसमें देखने का ये कि इसमें ये एलिगेशन लगे हैं, और ये एलिगेशन लगाने वाले मेरे जैसे लोग नहीं है, इवन नटवर सिंह ने भी लगाया जो पंडित जी के बहुत खास थे, और लोगों ने लगाया, अंग्रेजी इतिहासकारों ने लगाया करके, कि हमारे जो ट्रांसफर ऑफ पावर जो हुआ, जिसके मोडालिटीज़ की वजह से हमको डोमिनियन स्टेटस मिला था, वो डोमिनियन स्टेटस को इम्प्लीमेंट करने की, उसको हमारे भारत पर थोपने में सबसे बड़ी भूमिका थी लॉर्ड माउंटबेटन की। और माउंटबेटन के बारे में लोगों को यहाँ नहीं पता कि वो क्या था पहले और बाद में क्या बन गया। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो इंग्लैंड के राजा के कज़न थे, फर्स्ट कज़न थे। और ये जो प्रिंस फिलिप्स जो अभी हैं इंग्लैंड के, मतलब जो अभी थे, अभी चले गए, उनके रानी के हस्बैंड, वो उनके चाचा थे।
और ये विक्टोरिया के पोते थे। और टेक्निकली फिलिप और एलिजाबेथ की शादी तो हो गई, लेकिन ये आपस में डिस्टेंट कजन्स हैं। और उसके बाद में उसकी हैसियत राज परिवार में अगर आप रानी की निगाह से देखेंगे तो फादर इन लॉ के बराबर मानी जाती है, क्योंकि फिलिप के फादर नहीं थे। तो माउंटबेटन का वो दर्जा वहाँ पर है। और माउंटबेटन के अभी इंग्लैंड की क्वीन के मरने के बाद में अभी उनका वह हाउस ऑफ विंडसर चलता है वहाँ पे। लेकिन जब वो चली जाएंगी और प्रिंस चार्ल्स बनेंगे वहाँ के इंग्लैंड के राजा, तो वहाँ पे हाउस ऑफ माउंटबेटन शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो उस घराने से आते हैं, माउंटबेटन के घराने से आते हैं। तो माउंटबेटन की वो कंडीशन, माउंटबेटन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साउथ ईस्ट एशिया जो कमांड थी उसके इंचार्ज हेड थे। तो जिस कमांड ने सुभाष बोस और जापानियों को हराया था, उसके आप कह सकते हैं सुप्रीम लीडर माउंटबेटन थे। ये बात सबको मालूम है। सन 46 में पहली बार माउंटबेटन की मुलाकात, ये उन्होंने खुद अपनी किताब अपने आप बताया है, और पंडित जी की बहन ने लिखा उसके बारे में, कोई डिस्प्यूट नहीं है। पहली बार उनकी मुलाकात हुई है पंडित नेहरू से सिंगापुर में। उनको सिंगापुर बुलाया गया था पंडित जी को, और बुलाने का कारण ये था कि वहाँ पे सिंगापुर नेताजी का हेडक्वार्टर्स था, वहाँ बहुत इंडियंस थे और वहाँ सपोर्ट था करके। वहाँ माउंटबेटन ने एक बहुत गलत काम किया था। जैसे ही इन लोगों ने उनको टेक ओवर किया है सिंगापुर को वापस, इन्होंने सुभाष बोस ने फटाफट जैसे ही लड़ाई खत्म हुई है, आज़ाद हिंद के सेनानियों के नाम पे उनके ऑनर में आईएनए का मेमोरियल रेस किया था बहुत बड़ा। इसको उन्होंने डायनामाइट डाल के उड़ा दिया था। और पंडित जी को बुलाया गया था कि आप उस पर जाइए, उस पर अपना रीत रखिए, फूल रखिए। और ये बात माउंटबेटन ने खुद अपने आप एडमिट किया पब्लिकली कि मैंने पंडित जी को, नेहरू को परसुएट किया कि उस पर जाके रीत नहीं डालनी है। और तब से मेरी एडवीना की इसकी दोस्ती हो गई। फिर माउंटबेटन साहब हमारे आखिरी गवर्नर जनरल बन जाते हैं, हमारे भारत के आखिरी वायसराय बन जाते हैं। और बड़ी कमाल की बात है कि उसी आदमी को जिसने सुभाष बोस को टेक्निकली हराया था, आपने उसको आज़ाद भारत का पहला फ्री गवर्नर जनरल बना दिया, फ्री इंडिया का, जो पाकिस्तान ने नहीं बनाया था। और माउंटबेटन ने ही ये हमारी जो डेट है 15 अगस्त की, वो चूज़ की थी। और उसका चूज़ करने का कारण ये था कि 15 अगस्त 1945 को ही जापान की ओर सुभाष बोस की हार हुई थी। उसकी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा दिन था। तो यही दिन को चूज़ करके 15 अगस्त सन 47 को आज़ाद किया गया। और इस देश में माहौल ये था कि इलेक्शन के टाइम थे सन 45 के आखिर में और 46 की शुरुआत में। वोट लेने के चक्कर में ये लगते थे नारे दिल्ली में कि लाल किले से आई आवाज़। वो लाल किले में चल रहे थे ना रेडफोर्ड ट्रायल्स आईएनए लोगों के, तो लाल किले से आई आवाज़, सहगल ढिल्लन शाहनवाज, इंकलाब जिंदाबाद। तो ये लगते थे नारे। जब गद्दी मिल गई और जब इंडिपेंडेंस आया तो बोलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन की जय हो। तो ये माउंटबेटन का बहुत माना जाता है। और नटवर सिंह ने भी इस बात को लिखा बाद में कि पंडित जी जो थे वो कभी कॉमनवेल्थ के और डोमिनियन स्टेटस के फेवर में नहीं थे, लेकिन सडनली उन्होंने माइंड चेकअप किया और उनका मानना है कि माउंटबेटन ने उनको परसुएट किया। एक इंग्लैंड की एक हिस्टोरियन है, उन्होंने मेंशन किया कि एडवीना माउंटबेटन ने उनका माइंड चेंज किया। तो ये एक अपना पे बहुत बड़ा जो है इशू जिसको लोग डिस्कस नहीं करना चाहते कि एडवीना ने कैसे हमारे कंट्री की पूरी धारा को उसको बदलने में बहुत बड़ा हाथ भूमिका निभाई है। आप एक नहीं कई तरीकों से, चाहे नेताजी की डेथ के अराउंड मिस्ट्री हो, शास्त्री जी है, इस पर पुस्तकें भी लिखी है, और एक जो प्रेवलेंट नैरेटिव है या लैक ऑफ नैरेटिव है उसको आप काउंटर करते रहते हैं। अभी हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि लोग बेसिक्स भी नहीं जानते हैं, अभी तक भी नहीं जानते हैं। तो आपको लगता है कि हमारा नैरेटिव या जो एक्चुअल नैरेटिव होना चाहिए वो कभी आ पाएगा, या लोगों में जागरूकता धीरे धीरे आनी शुरू हुई, वो स्लो है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये हम लोग देख रहे हैं, हम आप मेरे को, तो नैरेटिव चेंज हो रहा है ना। तो नैरेटिव चेंज हो गया आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में। और क्योंकि पहले का प्रॉब्लम ये था शुरुआत में कि मीडिया में अगर चाहकर भी आप खबरें नहीं डाल सकते थे, स्पेस की कमी थी, लिमिटेड स्पेस था। और एक कोटरी बनी थी कि अगर आपने बहुत बड़ी बातों की बात करनी है तो एक वो कोटरी वाले ही बोलेंगे कि आप अनलेस अंटिल आप अप्रूव करेंगे, आपने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का आपके पास में आपकी डिग्री नहीं है, आपके पास में अमेरिका में रह के नहीं आए हैं, आप लंदन से आप नहीं रह के आए, आप आज अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। आपको पता कितना बड़ा डिवाइड था हमारे देश के अंदर। लेकिन जब से भगवान भला करे अमरीकियों का कि इन लोगों ने जो सोशल मीडिया के जो टूल्स बना दिए, यूट्यूब हो गया, बाकी हम खुल करके बात बोल सकते हैं। तो अब मुझे ये नज़र आता है कि लोग मुझे कहते हैं कि सब इतिहास की किताबों में तो चेंज हुआ नहीं है। मैंने कहा किताबों में चेंज मत करो, एनसीईआरटी ने जो बोलना बोल लीजिए। बच्चे सारे फ़ोन लेके बैठे हुए हैं, सब लोग ट्विटर पे आएंगे, सब फेसबुक पे आएंगे, सब यूट्यूब में आएंगे, और सारे यूट्यूब वगैरह में सोशल मीडिया में सच्चाई जो है सबके सामने निकल करके आ रही है। तो नैरेटिव चेंज हुआ है, बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। हम लोगों ने 20 साल में बहुत फ़र्क, मतलब इसमें बहुत फ़र्क आया है। मेरी ही किताबों के बेस पे 2 फिल्में और 1 वेब सीरीज़ एकता कपूर का बन चुका है। एक राजकुमार राव ने जो एक्टिंग की थी वो मेरी किताब पे बेस्ड था, वो बोस डेड इन लाइफ। तो उसकी वजह से लाखों लोगों तक भारत और भारत के बाहर जो भारत मूल के लोग हैं उन पर मैसेज गया। मैं खुद बहुत ज़्यादा मैंने लेक्चर दिए अमेरिका में, तो भारत के मूल के लोग जहाँ पर भी हैं उन सबको पता है। तो वो एक पूरा रिवाइवल हो गया। इनफैक्ट जो सरकार ने छुपाने की कोशिश करी है और ये जो ऑफिशियल सीक्रेसी है कि आप बातें मत करो और सरकारी नैरेटिव को लेके चलो, ये इन पे उल्टा पड़ रहा है।
तो कम से कम अनऑफिशियली जो है, ऑफिशियली तो अभी भी गवर्नमेंट का व्यू चलता है, लेकिन अनऑफिशियली जहाँ जहाँ भारतीय हैं इस देश में और देश के बाहर, ये नैरेटिव जो हमारा नैरेटिव है वो पावर गेन कर रहा है। कुछ लोग आपको आपके विकिपीडिया पे आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी और भी जगह पे एड्रेस करते हैं कि ये आदमी तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, इस तरह की बातें चलते हैं, और ये बहुत ही डेरोगेटरी टर्म है। जो भी स्वयं को रिसर्चर कहता है या जो अपने जीवन का 20 साल दे चुका हो, तो एक पॉपुलर बिलीफ जो था उसके अगेंस्ट जाना या जो सच्चाई है उसको अनर्थ करना, बाहर निकालना, इस पूरे के बाद भी आपको इस तरह से कुछ लोग देखते हैं और देश इन सम वेज कंट्रोल द नैरेटिव, जो वेस्टर्न मीडिया का कह लीजिए, और इंडिया में भी एलिटिस्ट जो अभी चाहते, एक कोटरी जिसकी आप बात कर रहे थे, ये आपको हर्टफुल लगता है या आप बैज ऑफ ऑनर की तरह इसको देखते हैं? नहीं, अब तो बैज ऑफ ऑनर हो गया। पहले तो लगता था बुरा, अभी भी कभी कभी नाराजगी होती है, और मैं अपने व्यू मैं तो व्यक्त करता हूँ उस पर। जैसे आपने विकीपीडिया का नाम लिया, उसमें काफ़ी चीज़ें गलत उन्होंने लिखी हुई हैं उन्होंने। जैसे एक उसमें प्रोफेसर लियोनार्ड गॉर्डन का जिक्र है, जो अमेरिका में प्रोफेसर है। उन्होंने सुभाष बोस पे एक अच्छी किताब लिखी है, और उन्होंने, गॉर्डन साहब ने मेरे पे एलिगेशन लगाया है अपनी किताब में कि अनुज धर जो है वो नेताजी का इस्तेमाल पॉलिटिकल कारणों के लिए, पॉलिटिकल नैरेटिव में यूज़ कर रहा है। प्रोफेसर गॉर्डन के सबसे अच्छे दोस्त जिनकी वजह से उन्होंने किताब लिखी सुभाष बोस पे, और जिसकी वजह से वो भारत में आते रहते हैं, वो हैं प्रोफेसर सुगौतो बोस, जो कलकत्ता में नेताजी सच ब्यूरो चलाते हैं। सुगौतो बोस जो है सुभाष बोस के परिवार में कांग्रेस का जो ग्रुप है उसके हेड है। एमपी भी है ना? वो एमपी हैं। तो पॉइंट ये है कि उनका दोस्त जो है उसने नेताजी का नाम लेके इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं। मैंने आज तक किसी पार्टी का टिकट नहीं माना, मैंने आज तक किसी 2 पैसे की मैंने चंदा नहीं लिया किसी पॉलिटिकल पार्टी से। तो मैं कहाँ पॉलिटिकल पार्टी से, आप क्या मतलब कुछ सोच समझ के बात कीजिए, क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। तो उसमें जो बातें लिखी गई हैं, कौन सा इस्तेमाल किया, मैं अपनी रिसर्च को पब्लिक से शेयर कर रहा हूँ, भारत में हर जगह आईआईटीज़ में जा रहा हूँ, हर जगह लेक्चर दे रहा हूँ, किताब लिख रहा हूँ। और अगर ये चीज़ नहीं किया होता, अगर वो जो कई लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने इसको सेंसिटाइज, उसको इशू को उछाल दिया है और पॉलिटिक्स हो रही है इसके ऊपर, अगर हम लोग ये नहीं करते तो ये मोदी गवर्नमेंट ने जो 300 फाइलें बाहर निकाली हैं, ये फाइलें नहीं बाहर आती। और आज वही फाइलें पढ़ पढ़ के लोग मुझे गाली दे रहे हैं। वो फाइल मेरी वजह से बाहर निकली है, हमारी वजह से फिल्में बन रही हैं। आप तो एक फिल्म तक नहीं बना सके। हम लोगों ने पूरा जो माहौल चेंज किया कि आज नेताजी की बात हो रही है, जिस आदमी का नाम लोग नहीं लेते थे। सुभाष लाल बहादुर शास्त्री प्रकरण को लोग कंप्लीटली भूल गए थे, कुछ नहीं मालूम था उसके बारे में, किसकी उनकी डेथ है कि नहीं है, 40 साल पहले की बात, 50 साल पहले की बात है। वो सारी बातें बाहर निकली, उन पर डिस्कशन हो रही है, और अब पढ़े लिखे और काफ़ी, इवन जो जिनको मैं कोटरी कह रहा हूँ, लेकिन वो लोग भी प्राइवेटली डिस्कस करते हैं, और ये बात अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आई है। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। लगातार सरकार दर सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की रहे, कि कोई भी गठबंधन हो, ये हमेशा कुछ सीक्रेट्स को, और 2 तो आप परसू कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। कुछ लोग ताजमहल का तहखाना जो है उसको खुलवाना चाहते हैं, कुछ लोग लाल किला में बहुत कुछ दफन है, ये सब बताते हैं। हिस्टोरिकल भी है, पॉलिटिकल फाइल्स भी जो हैं, इस पे एक सीक्रेसी उनके मतलब तय समय के बाद भी, कि अब जो है आर्काइव कर देना चाहिए, या ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, डिक्लासीफाई करो, ये कर देना चाहिए। ये विथ होल्डिंग द इन्फो या फिर उसको मिस रिप्रेजेंट करना, ये लगातार सरकारें करती रही हैं। सरकार ऐसा, मतलब क्या पर्पस क्या हो सकता है इसके पीछे का? अजीत जी, मैं आंसर दे सकता हूँ अपने केस के में, क्योंकि जो मैंने अपना स्टडी किया, कि मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोलता हूँ, और दोनों में आंसर एक ही है। शास्त्री जी में ये इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि उसमें उनको डर है कि वो सुभाष वाला केस खुलेगा, और सुभाष वाले केस में प्रॉब्लम ही है कि उसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे समझाना आसान है, क्योंकि वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्या, वो समझने के लिए हमको सुभाष बोस की डेथ मिस्ट्री में जाना पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटा प्रॉब्लम ये है कि अगर आज आप नेताजी की देखिए, लाइफ एंड टाइम्स पे बात करना ठीक है, लेकिन डेथ मिस्ट्री अपने आप में इतना, इन अ सेंस, इतना एनग्रॉसिंग इशू है। कोई भी मर्डर मिस्ट्री लोगों को एक्साइट करती है, उनको सुनने में आनंद आता है, मज़ा आता है। चाहे उनको इसमें, मैं अमेरिका में गया, इंग्लैंड में गया, उनको सुभाष बोस में जो थोड़े बहुत वहाँ पे अंग्रेज आए थे, ये गोरी चमड़ी वाले, उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मर्डर मिस्ट्री सबको पसंद आती है। हम लोग भी बैठ करके फॉरेन की मर्डर मिस्ट्रीज़ को पढ़ते हैं। तो एक लार्जर इशू, तो उसमें उसका एक पोटेंशियल ये है कि उसका बहुत ज़्यादा, मतलब लोग उसको देखना सुनना चाहते हैं। मुझे याद है कि अर्नब गोस्वामी ने मुझे टाइम्स नाउ में जब वो थे, तो हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि हमारे
पता नहीं 70 समथिंग कंट्रीज़ में हमारा चैनल देखा जाता है और बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स इसका आ रहा है। मैंने उनको बोला कि बॉस आपने अभी कुछ दिखाया नहीं इस केस में, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो लोगों को इनको एक सुनने में एक अटेंशन है कि हाँ ये इसमें ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करके। प्रॉब्लम नेताजी वाले केस में क्या है कि अगर ये कल को अगर आप लोग मान लीजिए सरकार इस बात को मान लेती है कि हाँ वो नहीं मरे थे, क्योंकि ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, सिर्फ डिसीजन गवर्नमेंट ने लेना है, तो इस देश के अंदर बहुत तगड़ा बवाल मचेगा। हमारा देश और ख़ासकर यहाँ के जो हिंदू हैं इनमें हिस्ट्री की कोई ज़्यादा इंटरेस्ट इनको समझ है नहीं, लोग भूल जाते हैं। 47 में यहाँ पे 10 लाख लोग मर गए, 48 में किसी को याद नहीं रहा कि भाई क्या हुआ था। और आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में जाइए, वहाँ पे 4-5 आदमी मर जाते तो 50 साल तक लोग छाती पीटते हैं। यहाँ पे किसी को चिंता नहीं किसी की। अभी आज के ज़माने में लोगों ने मनमोहन सिंह का टाइम लोग भूल गए, नरसिम्हा राव का टाइम लोग भूल चुके हैं। तो लोग बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। इस तरह का एनवायरनमेंट में, उस तरह के देश में जहाँ लोगों की सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है, कुछ ना कुछ कमाल की बात है कि आप और मैं बैठ के आज सुभाष चंद्र बोस को डिस्कस कर रहे हैं और यंग ऑडियंस उसको सुन रही है। मैं जाकर के IITs में जा रहा हूँ तो वहाँ पे वो सारे यंग लोग, और जिसमें से 50% बहुत बड़ी पोजीशंस में जा चुके हैं या जाने वाले हैं, यूरोप गूगल में या अमेजन में या माइक्रोसॉफ्ट में, वो बैठ के सुनते हैं उनका। तो लोगों में, यंग जनरेशन में वो सुनने का वो है। तो अगर ये सारा अगर निकल गया तो सारी बात घूम फिर के ये निकल के आएगी कि भारत की आज़ादी में जब आज़ाद कराने की भारत को मेन भूमिका थी सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन उसका सारा क्रेडिट महात्मा गांधी के नाम पे ट्रांसफ़र किया गया। और वो जब बात बाहर निकल के आएगी तो हमारे में, और हमारी जो रूलिंग एलीट क्लास है, जो आपने बोला कि अलग अलग पार्टियां आए चली जाएं, लेकिन वो हाँ वो नॉर्थ ब्लॉक में वो जो रहते हैं, जिसको कई कुछ लोग काला अंग्रेज कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। वो जो है उनके इंटरेस्ट में ये है, उनका जो अपना इंटरेस्ट ये है कि ये नैरेटिव चलता रहे, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेलेबल है। आप लंदन में जाएंगे तो पार्लियामेंट स्क्वायर में महात्मा गांधी की मूर्ति है। हाँ, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के बहुत खिलाफ में नहीं थे, उन्होंने मूर्ति लगा दी वहाँ। वो सुभाष बोस की कभी नहीं लगाएंगे मूर्ति वहाँ पे। आप न्यूयॉर्क में जाएंगे तो महात्मा गांधी की मूर्ति है। अब जितने हमारे जो साहब लोग, बड़े लोग हैं, जो आपको मुझे बताते हैं कि आप हिंदी मीडियम पढ़ो, हिंदी पढ़ो, मराठी पढ़ो, खुद का लौंडा इनका बच्चा अमेरिका में होता है। और आपको पता है सारी पॉलिटिकल पार्टी, कोई पार्टी किसी के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, और सबका एजेंडा होता है कि मैंने सेटलमेंट वहीं करनी है। अगर नहीं हुई, ठुड्डा मार के अगर वापस आ गए तो कहते हैं हम तो भारत आ गए। लेकिन इनकी इच्छा होती है सेटलमेंट होने की, हो नहीं पाए तो फिर ये लोग बोलते हैं कि साहब हम तो भारत, हमारे को देश वापस खींच के लिया है, नहीं तो जाने वाले वापस नहीं आते। ये नैरेटिव क्योंकि वहाँ सेलेबल है और इन्होंने अपनी दुकान वहीं चलानी है, बाल बच्चा वहीं सेटलमेंट होगा, फैमिली इनकी इवेंचुअली वहीं चली जाएगी, इनको वही अच्छा लगता है। ये जो नैरेटिव अगर सुभाष बोस का आपने निकाला, ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप इसको सेल नहीं कर सकते। इसी पे फिर कंटिन्यू करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में मतलब 2-4 चीज़ें। एक ताइवान वाला है कि वहाँ से जहाज़ उड़ा या नहीं उड़ा, उसके बाद फिर गुमनामी बाबा थे या नहीं थे, फिर DNA वाली बात जो है, ये सब बात, यही 3-4 बातें हैं जो घूम फिर के यंग मैन एंड वुमेन अभी हमारी जनरेशन के डिस्कस करते हैं। 2-4 ऐसी स्टार्टलिंग बातें जो मतलब हम लोगों को जाननी चाहिए और हम लोग नहीं जानते, वो क्या क्या है? पहली बात, जो आपने ये जो खांचा बुना है, बड़ी खुशी आपने बोला कि यंग लोग बातें कर रहे हैं। ये खांचा मैंने ही बुना था 2004-05 में। जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी इसके ऊपर, तो लोग कंफ्यूज थे। अलग अलग सुभाष बोस को लेके अलग अलग कहानियाँ थी कि ताइवान में मर गए, कोई कहता जी शॉलमारी साधु हैं, कोई कह रहे हैं कि वो वाला ये जय गुरुदेव जो हैं वो नेताजी हैं कानपुर वाले, कोई कहा जी लाल किले में उनको मार दिया है। एक अमेरिकन पुलित्जर अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट ने लिख दिया कि उनको सुभाष बोस को अमेरिकन फोर्सेस से मार दिया। तो बहुत कन्फ्यूजन थी, अलग अलग बातें, अलग अलग, और लोग कहानियाँ सुनाते थे। तो मैंने 2 चीज़ें जो करी 2004-05 में, जो मेरी पहली किताब आई बैक फ्रॉम डेड, की पहली बात कि मैंने बोला कि ये सारी कहानियों में अगर आप सवाल पूछा जाए कि नेताजी को क्या हुआ, तो हमारे पास में सिर्फ 3 ऑप्शन है आज। ABC, ताइवान में प्लेन क्रैश, दूसरा वो जो रूस में मार दिया, और तीसरा गुमनामी बाबा। इसके अलावा बाकी सारी कहानियाँ वो सब झूठी हैं, फर्जी हैं, उसमें कोई एविडेंस नाम की चीज़ नहीं है। दूसरा ये कि जो मैंने उसमें अप्रोच ली थी कि जैसे जिस तरीके से हम लोग मर्डर मिस्ट्रीज़ को क्रैक करते हैं, मेरा काम सिर्फ आपको स्टोरी सुनाना नहीं है कि हाँ मैं आपको बताऊंगा कि ताइवान में क्या हुआ, कि उसमें स्टोरी में क्या फॉल्ट है, या उसमें क्या प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट्स है, वट लेकिन इवेंचुअली मुझे ये मिस्ट्री को सॉल्व करना है। तो वो अप्रोच ली, उसको मैं लेके फॉलो करता रहा। और उसके बाद 2000 मेरे और मेरे कुछ मित्र इकट्ठे हुए, हम लोगों ने ग्रुप बनाया मिशन नेताजी करके, और हम लोगों ने फिर बाद में ये जो डीक्लासिफिकेशन का जो मुद्दा है, ये हम लोगों ने ही सूचना का अधिकार को इस्तेमाल करके 2005 से ये हमने स्टार्ट करा। और 2005-06 के बाद से ही नेताजी जो है धीरे 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 सारे सुर्खियां बनने शुरू हुए, और करते करते 2012 के बाद में जब हमने नेताजी की फैमिली के साथ हमने हाथ मिला लिया, हमने इशू को एक बड़े लेवल पर लेकर आ गए।
और आखिर में जाकर के हम लोगों ने ही जासूसी कांड, जिसके बारे में लोग अभी तक समझ में नहीं है, उसी को हम लोगों ने प्राइम टाइम पे हम लोगों ने पहुंचा दिया, और उसके बाद से आज आप और मैं इसको डिस्कशन कर रहे हैं। मोटा मोटा जो तीन बात बोली जाती हैं कि आपने कहा कि इसमें क्या सेंसेशनल चीज़ें हैं, क्या बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं आपको बिल्कुल रीजनेबल बातें बताऊंगा, 3-4 मोटी मोटी। पहली बात तो ये कि जब इस देश में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, चाहे वो मोरारजी भाई की थी, चाहे वो देवी गौड़ा की थी, चाहे वीपी सिंह की थी, और आपको ये भी मैं बोल सकता हूँ कि टू एन एक्सटेंट अगर नॉन फैमिली गवर्नमेंट आती है, इवन नरसिम्हा मराव, टू एन स्मॉल एक्सटेंट, तब तक नेताजी के केसेस में डेवलपमेंट हुई है या पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। पहली बार हम लोगों ने मतलब खुल करके और डिटेल में नेताजी मिस्ट्री पे डिस्कशन होना और उस पर प्रधानमंत्री का बोलना, वो मोरारजी भाई के टाइम पे हुआ था। मोरारजी भाई का जो स्टेटमेंट था, उसके बाद किसी प्रधानमंत्री ने इतना लंबा स्टेटमेंट सुभाष बोस के मरने पे नहीं दिया। और पहली बार रूस से हम लोगों ने जो बातचीत करी, वीपी सिंह के टाइम बातचीत करी है। तो ऐसे ऐसे जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, एक चेंज आया है। ये जो प्रकरण जो हमारे टाइम पे, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे हम सबको ही सुना था कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हो गई ताइवान में, और उनकी हड्डियां वहाँ जापान में पड़ी हैं। 1997 में, आज अगले साल हमारा 125वां साल नेताजी का जन्म दिवस है, अगला साल 23 जनवरी, और अगला ही साल हमारे देश का 75th एनिवर्सरी ऑफ आज़ादी या ट्रांसफर ऑफ पावर या डोमिनियन स्टेटस जो भी है वो अगले साल है करके। इसी तरह का माहौल बना था 1997 में, जब नेताजी के 100 साल थे और 50 साल आपके देश को आज़ाद हुए हो गए थे। तो उस टाइम पे भी, जबकि उस टाइम मीडिया बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये नेताजी और ये सब बातें कि फाइलें, ये सब डिस्कशन उस टाइम पे भी हुए थे, इस लेवल पे नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हुआ था। उसी दौरान पे किसी लोगों ने बोलना शुरू करा, जो लोग प्लेन क्रैश की थ्योरी कि नेताजी ताइवान में मर गए थे प्लेन क्रैश में, वो सपोर्ट करते थे। उन्होंने बोला कि नेताजी की अस्थियाँ जापान में पड़ी हुई हैं, वो प्लेन क्रैश में मर गए, और बहुत दुख की बात है कि वो अस्थियाँ भारत में नहीं लाई जा रही, तो उनको भारत में लाना चाहिए। उस जमाने के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जी, अनविटिंगली, मुझे लगता है कि उनको पूरी नॉलेज नहीं थी, उन्होंने बोला कि मैं लेकर आऊँगा। जब ये बात बोली है तो कलकत्ता हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने पिटिशन डाल दिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL वहाँ पे चली गई। तो वहाँ पे प्रभाशंकर मिश्रा जी चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के। मैं ये बताना जरूरी है क्योंकि इस देश में लोगों को बहुत फितूर है कि बंगाली सुभाष बोस के बहुत बड़े भक्त हैं। तो आपको लगे कि कलकत्ता हाई कोर्ट में गई तो बंगाली ने वर्डिक्ट, नहीं, बंगाली नहीं, ऐसा होता है कि जो चीफ जस्टिस होता है, आपको पता है किसी भी स्टेट में, वो स्टेट का नहीं होता। प्रभाशंकर मिश्रा जी यूपी यहाँ के थे और अभी ग्रेटर कैलाश में घर था उनका, अब नहीं रहे। प्रभाशंकर मिश्रा जी ने मैं उनसे मुलाकात भी की, लेकिन जो उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है, जो मुझे कंस्पिरेसी थ्योरीज बोलते हैं, वो जरा जाके देखे कि मेरे बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर में क्या लिखा है। मुझे किसी 2 टके के इतिहासकार का वो नहीं चाहिए, मेरे बारे में कोर्ट ने कुछ लिख दिया, आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट थिंग। एनी हाउ 97 में जब ये कोर्ट में केस लगा है, और कोर्ट में जब केस लगने के बाद में उनसे पूछा गया, तो ये कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि हमने सरकार से पूछा कि तुम्हारा स्टैंड क्या है। सरकार का वकील आके कमीशन कोर्ट के सामने आके ये एडमिट करा कि प्लेन क्रैश में उनके मरने की बात बोली जाती है, लेकिन वो एविडेंस जो है बहुत स्केची है, आई विटनेस अकाउंट आपस में कंट्राडिक्टरी है हाईली, तो इसमें हमें प्रॉब्लम है। तो कमीशन कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट खुद एडमिट कर रही है, उनका काउंसिल एडमिट कर रहा है कि इसमें केस में प्रॉब्लम है, आई विटनेस अकाउंट मैच नहीं कर रहा है, कंट्राडिक्शंस आ रही हैं, तो आप इस पर एक प्रॉपर कमीशन बना के इसकी इंक्वायरी कराएं। इससे पहले के और भी रिकॉर्ड आपको अगर मैं दिखाऊं कि नेताजी की जब डेथ हुई थी तो उसकी पहली इन्वेस्टिगेशन की थी अमेरिकन्स ने। एक आपको डॉक्यूमेंट में दिखाऊंगा अभी, वो डॉक्यूमेंट में कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन जो की, तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने अपनी इंक्वायरी करी सुभाष बोस की डेथ में, वो श्योर नहीं थे कि सुभाष बोस की डेथ हुई है। उन्होंने अमेरिकन से पूछा, और अमेरिकन्स वो थे जिन्होंने, अमेरिकन्स ने ही सुभाष बोस की डेथ की इंक्वायरी स्टार्ट की थी। सुभाष बोस के मरने के 1 साल बाद वहाँ से उनका जवाब आया कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है उनके मरने का, जापानी कह रहे हैं तो ये वहाँ से आ रहा है। तो इंटेलिजेंस की इंक्वायरियाँ जो थी वो मना कर रही कि डेथ कंफर्म नहीं है। इनफैक्ट इंटेलिजेंस वाले बोल रहे थे कि वो उनके रूस में होने के प्रमाण है, ये रिपोर्ट अवेलेबल है। अमेरिकन्स ने मना कर दिया। बाद में पंडित नेहरू को कॉर्नर किया गया सुभाष बोस के भाई के द्वारा कि मेरे भाई के मरने का मुझे डायरेक्ट एविडेंस दो। पंडित जी ने लिख दिया कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो ये बैकग्राउंड आपका है कि जिन जिन लोगों ने इंक्वायरियाँ करी उन सब ने बोला कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, डेड बॉडी कभी मिली नहीं, डेड बॉडी की फोटोग्राफ कभी मिली नहीं। वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे कहा कि सुभाष बोस की प्लेन क्रैश की स्टोरी करेक्ट है। लोग ये कहते हैं कि वो प्लेन क्रैश की स्टोरी का वो करके एक प्लांट करके वो रशिया चले गए थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब 97 में जब कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रभाशंकर मिश्रा ने सरकार के वकील को पूछा डायरेक्टली, देखिए सरकार के जो प्रवक्ता होते हैं, स्पिन डॉक्टर्स, टीम आके जो मर्जी बोल दें, 2-2 मिनट की बाइट मिलती है, लेकिन कोर्ट के सामने, और खासकर तब जब जज को आप में केस में इंटरेस्ट हो, तो उनको गोली देना आसान नहीं है। तो वहाँ उसने एडमिट करा कि हाँ इसमें बहुत से कंट्रडिक्शंस हैं, इसमें आई विटनेस अकाउंट प्रॉब्लम मैच नहीं कर रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। कोर्ट ने कहा आप इस पर इंक्वायरी बनाएं।
बाई चांस जब तक कोर्ट का ऑर्डर आया तो वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1960 से सुभाष बोस के बारे में, उसके मरने के बारे में बात किया करते थे। उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल पूछे थे। इन्होंने फिर यहाँ पे मीटिंग हुई है, गृह मंत्री थे आपके सोली स्वराज जी थे, इन सब उनको डिसीजन लेना पड़ा गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल पे, एक कमीशन बनाई जाए। कमीशन बनी, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि किस जज का नाम ले। आई थिंक मेरे को याद आ रहा है कि शायद जस्टिस थॉमस का नाम पहले सर्कुलेट कर रहा था कि वो कमीशन को हेड करेंगे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। तो मनोज कुमार मुखर्जी एक बहुत जाने माने जज, और वो सुप्रीम कोर्ट में थे और पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो, उन्होंने को बनाया गया। वो कमीशन 1999 से लेकर के 2005 तक चला है। और फिर नैरेटिव जो चलता है कि बीजेपी ने कमीशन बनाया, बीजेपी ने नहीं बनाया, कोर्ट का ऑर्डर आया था, कोर्ट ने बोला, बीजेपी को मानना पड़ा। वो जब कमीशन बनाया तो कमीशन के दौरान 5 साल तक सरकारी वकील ने कुछ नहीं बोला, सरकार का जो रिप्रेजेंटेटिव था। आपको पता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी में क्या होता है कि कमीशन के आखिर में आर्गूमेंट सेशन होता है, जहाँ पे हर एक पार्टी जो होती है उनके अलग अलग वकील होते हैं, वो अपना केस रखते हैं और उसके बेस पर जज अपनी रिपोर्ट लिखता है। इसका आर्गूमेंट सेशन हुआ है 2000 मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के 5-7 महीने बाद, कम से कम 5 से भी ज़्यादा होगा, मेरे ख्याल से मई 2005 के आसपास उनका कहीं आर्गूमेंट सेशन हुआ था इन लोगों का। आर्गूमेंट सेशन में इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि सरकारी वकील ने बोला कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ, ये स्टोरी झूठी है। सरकार खुद मान रही है, कोर्ट को ये बताया, कमीशन को ये बताया, कमीशन ने रिपोर्ट में लिख दिया कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ, ये कहानी झूठी है। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो थी उसने एक झटके में रातों रात अपना स्टैंड चेंज कर दिया कि नहीं जी हम वो तो प्लेन क्रैश में मर गए। और पार्लियामेंट में डिबेट उन्होंने जानबूझ करके, कि बहुत पुरानी टेक्निक है जो अभी योगी जी ने अपनाई है गुमनामी बाबा वाले केस में, कि आप नेताजी वाले केस पे डिस्कशन पार्लियामेंट में मत होने दो, तो उसको पार्लियामेंट सेशन के आखिरी दिन में करवाओ ताकि लोग तैयारी के साथ ना डिस्कशन कर सके। तो सुभाष बोस मुखर्जी कमीशन पे डिस्कशन हुई है आखिरी दिन, बहुत धमाल हुआ उस टाइम पे, लेकिन लोग रेडी नहीं थे, लोगों ने बहुत उनको क्रिटिसाइज किया, फटाफट करा करू के केस को उन्होंने दबा दिया। इनफैक्ट बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक के लोगों ने बोला था कि कांग्रेस ने और ये साथ में आपके वो जो ज़माने के स्पीकर थे अपने सोमनाथ बाबू, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, कम्युनिस्टों को सुभाष बोस में धेले का इंटरेस्ट नहीं है, उल्टा उनके दुश्मन नंबर 1 है। तो उन्होंने, जबकि वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो थी वो CPIM का हिस्सा है, उसने खुल्लम खुल्ला बोला कि सोमनाथ बाबू ने उनसे मिल करके पूरी डिबेट को दबाया इस केस को। तो ये हुआ। तो जो प्लेन क्रैश की थ्योरी है उसको सरकार खुद नहीं मानती थी अंटिल रिसेंटली, एकदम से उन्होंने ओवरनाइट पलटा, उन्होंने मारा है लोगों ने, वो भी बिना एविडेंस के बोल रहे हैं। उन्होंने मुखर्जी कमीशन एक मुखर्जी कमीशन एक बना था जो कोर्ट के ऑर्डर बना था, एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑनेस्ट जज था, अगर कोई चाहे तो उनका बैकग्राउंड चेक कर ले, मैंने करा हुआ है, उनके पिताजी क्या थे, उनके छोटे भाई लंदन में क्या है, या तीसरे छोटे भाई अभी कलकत्ता में क्या है, और खुद वो क्या थे, अलग अलग तरह के जज होते हैं। तो वो बड़ा जाना माना जज था, बड़ा बड़ा मशहूर जज था, बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, किसी से बात, हमसे अभी उनकी लास्ट ईयर डेथ हुई है, हमसे मिलते थे, प्राइवेटली बात करते थे, पब्लिक में कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ओल्ड फैशन जज की रिटायरमेंट के बाद मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो वो एक जज इतने बड़े मुद्दे पे, सुभाष चंद्र बोस के मरने पे एक रिपोर्ट देता है जो सरकार के व्यू से अलग है, सरकार के व्यू को काउंटर कर रहा है, जो भारत की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसको लोग हम डिस्कस करते हैं डिकेड से, उसको भारत सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट में जो टेबल हुई है पार्लियामेंट में, एक सिंगल लाइन में रिजेक्ट कर दिया, नो रीजन वॉज गिवन। मान लीजिए कि कल को एक इंक्वायरी कमीशन बैठे भमरी देवी मर्डर केस पे, और उसकी रिपोर्ट अगर गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देती एक लाइन में, तो पूरे देश में बवाल मच जाएगा। तो सुभाष बोस ने क्या पाप किए थे, क्या आप उसके उसके उस तो ये तो इस तरह का यहाँ पे, इसमें आप एक के बाद एक आप गिनना शुरू करेंगे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, अगर आपने जब सवाल पूछा कि क्या बातें, तो हजारों बातें, पता नहीं क्या कारण है, प्लेन क्रैश नेताजी का हुआ है ताइवान में, लेकिन जितनी भी इंक्वायरियां गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रेशर में आकर डाली हैं 1955-56 में, वो शाहनवाज थे कांग्रेस पार्टी के MP, उनको लेकर के, बाकी लोगों को लेकर के, और बाद में भी, ये लोग ताइवान में नहीं जाते। मतलब डेथ मर्डर हुआ है आपका रांची में, इंक्वायरी होगी कराची में, अब वहां नहीं जाएंगे। लॉग कहाँ का चेक करते हैं ये लोग? ये अपना चेक करते हैं, ये वहां नहीं जाते। तो शाहनवाज कमेटी वहां ताइवान में नहीं गई। फिर उन्होंने GD खोसला कमीशन बनाया पब्लिक प्रेशर में आकर के, उसने भी मना कर दी कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, वहाँ गवर्नमेंट के उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है हमारे उन लोगों के साथ में। और कमाल की बात है, उन जमाने में जो पार्लियामेंट के लोग थे जिन्होंने उसको अपोज किया, उसमें से बड़े प्रमुख थे अपने अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा नहीं, आप लोग के हमसे रिश्ते हैं, उनका बैंक वैंक यहाँ पर है, हमारे लोग जाते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ताइवान जाते रहते हैं, तो आपको ये भेजना चाहिए। तो उनके प्रेशर में, अटल जी के प्रेशर में और बाकी लोगों के प्रेशर में,
जस्टिस खोसला वहाँ ताइवान गए, लेकिन वहाँ जाके वो कोई लॉग बुक चेक नहीं किया किसी गवर्नमेंट से बात। देखिए मैं आपसे मिलने आया हूँ, हम लोग नोएडा में बैठे हुए। अगर हमको पता लगाना है कि 25 साल पहले यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं जाके यहाँ पे उससे नहीं पूछूंगा यहाँ के सोसाइटी के गार्ड से, मैं पुलिस थाने में जाऊँगा, मैं गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड चेक करूँगा, पहले उससे बात करूँगा। ये उसने कुछ नहीं किया। अब कमाल की बात यह है कि वही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे जब मुखर्जी कमीशन काम कर रहा था, और इन्होंने वही गोली दी जो इंदिरा गवर्नमेंट ने गोली उसको दी थी कि साहब हमारे कोई रिश्ते इनके साथ में नहीं है और हम लोग जो है वहाँ पे आप कमीशन वहाँ नहीं जाएगी। अब किस्मती मैं यहाँ बैठा था, मैं पत्रकार था, मैंने पता लगाया तो मुझे मालूम चला कि यहाँ पे इनका ताइवान का ट्रेड मिशन यहाँ पे दिल्ली में बसंत विहार में है। वो नाम ट्रेड मिशन है लेकिन है वो एम्बेसडर। हमारी बड़ी अच्छी जाड़ी है हम लोग के साथ में, हम इंटेलिजेंस लेते हैं उनसे, हम जासूसी करते हैं चाइना के ऊपर। ताइवान वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे लोग वहाँ आते जाते रहते हैं, उनके बैंक यहाँ पर है, उनकी स्पोर्ट्स टीम यहाँ पे आती है। अरे क्या बचकानी बातें आप कर रहे हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पुरानी खबर है, उसको आप क्रॉस चेक कीजिए। मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारी गवर्नमेंट को लिखें यहाँ पे। अब आजकल तो ईमेल का ज़माना, उस समय 2003-4 में आ गया था। मैंने उनके पहले मेयर को लिखा ईमेल, और फिर वहाँ उनके राष्ट्रपति को मैंने अपील किया भारत के बिहाफ पे। राष्ट्रपति ने वो लेटर फॉरवर्ड करा ईमेल मेरा उनके कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को। उसने मुझे ईमेल लिख दिया कि भैया तुम्हारा चेक कर लिया रिकॉर्ड, यहाँ कोई पूरे महीने तक प्लेन, उस दिन पूरे महीने सिर्फ एक ही प्लेन क्रैश हुआ है जो कुछ अमेरिकन POW उसमें मरे थे, और वो यहाँ से 200 मील दूर की बात है। वो फिर मैंने मुखर्जी के मिशन को फॉरवर्ड कर दिया। जस्टिस मुखर्जी बड़े खुश हुए, उन्होंने जाके उसी के थ्रू उनसे गवर्नमेंट से कांटेक्ट कर लिया डायरेक्टली, कि जो कांटेक्ट सरकार उनको नहीं करने देती वो मैंने पॉसिबल कर दिया। इनफैक्ट जब जस्टिस मुखर्जी ने इस बात का कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया कि हमारा ऐसा कांटेक्ट हुआ, ये उनसे बहुत नाराज हुए कि आपने क्यों उनसे कांटेक्ट कर लिया, हम बात करेंगे। अरे आप तो कुछ कर नहीं रहे थे। तो ये कहानी, एक और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपने बोला शॉकिंग की, DNA के लोग बहुत बातें करते हैं कि DNA क्यों नहीं करवाते आप इस केस का। देखिए जस्टिस मुखर्जी ने कोशिश करी, नेताजी की हड्डियां कहा जाता है कि वहाँ पर है, उनकी फोटोग्राफ्स ली जस्टिस मुखर्जी ने, फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं। उसमें आपको लोअर जॉ बोन और ये ऊपर सिर का स्कल का टुकड़ा मोटा मोटा ये सब दिखाई दे रहा है आराम से, रंगीन फोटोग्राफ्स हैं। तो वो फोटोग्राफ्स के अंदर आपको उन्होंने क्योंकि जब मुखर्जी वहाँ गए तो उनको कुछ बहाने मार के दिखाया नहीं, उन्होंने बोला इनकी फोटोग्राफ मुझे भेजी जाए क्योंकि मैं तो जापान में लिमिटेड पीरियड के लिए हूँ। जब इनको फोटोग्राफ भेजेगी तो इन फोटोग्राफ्स को उन्होंने सर्कुलेट किया टॉप एक्सपर्ट्स DNA को, भारत में, इंग्लैंड में, जापान में, हर जगह पे। और सब लोगों ने ऑलमोस्ट यही बात एक बोली की बात कि इनमें हड्डियां जो हैं ये जली हुई हैं, इसमें DNA टेस्ट होने के चांसेस नहीं के बराबर है। आप जली हुई चीज़ को नहीं निकाल सकते, पुरानी हड्डी होगी तो आपका हो जाएगा चाहे वो लाख साल पुरानी क्यों ना हो, लेकिन जलने के बाद, और खासकर उस जमाने की हम बात कर रहे हैं 2003-4 की, उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो होने का पॉसिबल नहीं है। लेकिन अमेरिकन एक्सपर्ट टेरी मिल्टन ने ये बोला कि चांसेस तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर करके इसमें मैं मिथोकॉन्ड्रियल DNA टेस्ट कर सकता हूँ। मिथोकॉन्ड्रियल कुछ होता है DNA में जो माँ से बेटी में आता है, तो नेताजी की बहन की तरफ से सैंपल अवेलेबल थे क्योंकि वो माँ से बेटी में जाता है और इसे पकड़ लेते हैं वो लोग, मतलब वो मिथोकॉन्ड्रियल DNA काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो टेरी मिल्टन ने बोला कि मैं मिथोकॉन्ड्रियल DNA टेस्ट करने को तैयार हूँ, एक कंडीशन है कि आप इन हड्डियों का पहले एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट करवा के मुझे रिपोर्ट दो। तो एंथ्रोपोलॉजिकल से आपको मालूम चल जाएगा कि ये जो हड्डी है, जॉ बोन क्लियर दिखाई देगा, जॉ बोन है क्लियर है, जॉ बोन या स्कल का टुकड़ा ये आदमी का है कि औरत का है। जैसे आदमी अगर छोटा भी हो हाइट में मेरी तरह, लेकिन आदमी की हड्डी खोपड़ी की मोटी होती है, औरत की पतली होती है। ऐसे तो ये बहुत कॉमन सी साइंस है, इसमें आपको मालूम चल जाएगा कि वो हड्डी किसकी है। इनफैक्ट मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ दिखाया। उसके अलावा भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंग्लैंड से आ रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट से आ रहे हैं, कि एक्चुअली एक आदमी था इचोरो ओकुरा, जापानी सोल्जर, जिसकी बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूका गया था ताकि वो आपने स्टोरी कवर क्रिएट करना है। तो वो हड्डियां जो हैं वो इचोरो ओकुरा की हैं, वो सुभाष बोस की नहीं है। तो आप सिंपल सा कि एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट करवा लीजिए आप उसका, तो आपको मालूम चल जाएगा कि वो आदमी हड्डी आदमी की है कि औरत की है, वो आदमी की उम्र कितनी थी, वो आदमी भारत का था कि यूरोप का था, किधर का गया। तो बेसिकली आपको एंथ्रोपोलॉजिकल से ही कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। दूसरा, बहुत से लोगों को ये बात का मतलब मैं देखो कि मीडिया वाले भी समझा नहीं पा रहे, हड्डियाँ जापान में हैं, लेकिन 1952 में हमारी जो एम्बेसी, हमारा जो मिशन है, उसने उनको टेक ओवर कर लिया। अच्छा, हम उस रंकोजी टेम्पल को पैसा देते हैं अपकीप का, वो हमारे सिलेक्शन में, हमारा एम्बेसडर इंचार्ज में। अगर आपने DNA टेस्ट करवाना है आप कल सुबह करवा सकते हैं, विदेश मंत्री के हाथ में। वापस नेताजी पे ही आते हैं। गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, इसके सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स क्या क्या है? तो पहला कारण आई विटनेस अकाउंट, और आई विटनेस अकाउंट इतना स्ट्रांग होता है, सारे मर्डर केसेस में आई विटनेस अकाउंट चलता है कि आई विटनेस बोलेगा तो फांसी हो जाएगी कि मैंने उसको देखा था। तो आई विटनेस अकाउंट क्रेडिबल है, ये जस्टिस मुखर्जी बोल रहे हैं। दूसरा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की उस गुमनामी बाबा जिसको आप बोल रहे हैं, उस गुमनामी बाबा में
और उसके जो उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनका आपस में पत्राचार हुआ है या उनके पास जो चिट्ठियां मिली हैं, वो इस व्यू को सपोर्ट कर रही हैं कि ये आदमी सुभाष बोस था। आई विटनेस अकाउंट ठीक, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ठीक। तीसरा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कंक्लूजन किया कि देर इज नो क्लिंचिंग एविडेंस कि ये आदमी नेताजी है। क्यों? क्लिंचिंग एविडेंस है लेकिन क्लिंचिंग नहीं है। क्लिंचिंग क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग टेस्ट और वहां पे उनके 7 दांत मिले थे। उम्मीद किया था कि दांत उन्हीं के थे, घर में मिले थे, उनके थे नहीं थे ये अलग बात है, लेकिन दांत 7 मिले थे। इनका टेस्ट सरकारी लैबों में हुआ था और ये जो लैब जो रिपोर्टें थी ये इनके खिलाफ नेगेटिव थी। तो इसके बेस पे उन्होंने बोला कि एविडेंस है लेकिन क्लिंचिंग नहीं है। उसका इंटरप्रिटेशन मीडिया में उस टाइम पे और आज के ज़माने में लोग, आप किसी से बात करेंगे पढ़े लिखे आदमी से, तो बोलेगा हाँ वो गुमनामी बाबा की तो हैंडराइटिंग मैच नहीं करी सुभाष बोस के साथ में, उसकी तो डीएनए टेस्ट नहीं मैच किया करके। वो लोग एक ऑफकोर्स वो अंदर की बात उनको कुछ पता है नहीं, वो सुनी सुनाई बातें और अखबार पढ़ लिया जिसमें 200 शब्द की स्टोरी है, उसमें आपको कोई डिटेल नहीं मिलेगा। देखिए, और समझ भी लोगों का नहीं है क्या है। मुखर्जी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडाइट किया हुआ है कि सरकार, गृह मंत्रालय मेरी मदद नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये। दूसरा ये, जब भी कोई, हम बात करते हैं हैंडराइटिंग की, जब भी कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, आप जानते होंगे, अगर एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट देता है तो कायदे से उसको कारण बताने चाहिए कि मेरे कायदे से ये क्यों हैंडराइटिंग मैच कर रही है, नहीं मैच कर रही है। डॉक्टर एस के मंडल, एफएसएल कैलकाटा, जिनकी रिपोर्ट थी मुखर्जी कमीशन को कि मैच नहीं कर रही है, 2 पन्ने की रिपोर्ट, पहले पन्ने में अपना नाम लिखा, दूसरे में लिखा जी मैच नहीं कर रहा, बस छुट्टी। उसके काउंटर में फॉर एग्जांपल अगर आपने यही कर, अगर ये वो है 16 में मैं गया था अमेरिका सेकंड टाइम, तो हम लोगों ने वहाँ पे किसी अपने दोस्तों को बोला, तो उन्होंने हमारे लिए अमेरिकन एक्सपर्ट हमको चाहिए जिसको इस केस के बारे में कुछ ना पता हो। तो कर्ट बैगर्ट एक बड़े जाने माने एक्सपर्ट है अमेरिका में, इंडिपेंडेंट, टेक्सास में रहते हैं। उनको हमने कुछ नहीं बताया, ना उनको हमारा नाम मालूम था। हमारे ही जो मित्र, जो हमारी भारतीय मूल के जो अमेरिकी नागरिक थे, उन्होंने चिट्ठी लिख करके उनसे बातचीत करी, उनको पैसा दिया, उनको हमने गुमनामी बाबा के हैंडराइटिंग सैंपल दिए, उनको हमने नेताजी के सैंपल दिए, और उसने 49 पन्ने की डिटेल रिपोर्ट दी कि ये हैंडराइटिंग सेम मैच करती है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आप एस के मंडल जी की रिपोर्ट मानोगे, कर्ट बैगर्ट की रिपोर्ट मांगोगे? बाद में टीवी में डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, कर्ट साहब सुबह 6 बजे, बूढ़े आदमी हैं वो आ गए बाइट देने के लिए, मंडल साहब नहीं आए। मंडल साहब की हवा निकल गई सुनकर कि साहब हमने कहा था उसको फ़ोन पे, जब उनको मैसेज कन्वे किया गया है तो मैंने उनको बोला चैनल वालों को कि मंडल साहब को बोलो कि तुम्हारा बाप आ रहा रात को टीवी पे, तेरे को हम सिखाते हैं कि हैंडराइटिंग टेस्ट कैसे की जाती है, ठीक है जी। उसके अलावा भी डीएनए में बहुत बड़ा लफड़ा निकल के आ रहा है। उसमें देखिए, दोनों जस्टिस मुखर्जी लास्ट ईयर नहीं रहे। मैं अपनी किताबों में लिखता आया हूँ 2005 से कि डीएनए में गड़बड़ हुई है। आप जानते हैं, हम पत्रकारिता में रहते हैं कि हम लोग सोर्स का नाम नहीं ले सकते, खासकर तब कि कोई आदमी मुझे बोल दे कि आपने नाम नहीं लेना है मेरा। अब क्योंकि जस्टिस मुखर्जी नहीं रहे तो मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने ही हमको इंडिकेट किया था कि डीएनए में उन्हें गड़बड़ हुई है। इन दिस में इन्होंने गवर्नमेंट ने रिपोर्टें चेंज करी हैं। अब हमारे पास उनके एविडेंस भी आ गए, मैं सिर्फ उनके कहने पे नहीं आपको बता रहा। जैसे डीएनए टेस्ट क्या होता है? डीएनए टेस्ट होता क्या है कि आप, मशीन होती है, मशीन में आपका ह्यूमन इंटरवेंशन या आपका हाथ, आदमी का कोई उसमें नहीं जाएगा क्योंकि आपका वो कंटेमिनेशन हो जाता है। आप मशीन में सैंपल डालते हैं और सैंपल जब निकल के आता है तो एक चार्ट निकल के आता है जिसको रॉ डेटा कहते हैं या इलेक्ट्रोफेरोग्राम कहा जाता है। रॉ डेटा की रीडिंग को डीएनए रिपोर्ट कहा जाता है कि वो जो एक्सपोर्ट होता है वो रॉ डेटा को पढ़ेगा कि ये डीएनए सैंपल में ये पीक्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका ये उससे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। हमें खबर लगी हमारे सोर्सेज से कि गुमनामी बाबा का जो 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 इलेक्ट्रोफेरोग्राम है इन्होंने फाड़ के फेंक दिया रिपोर्ट से। अच्छा, वो नहीं है। भाई नेताजी बहुत मशहूर है, नेताजी के चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं, सरकार के अंदर भी हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि वो काले, सारे काले अंग्रेज नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पुराने जो आईबी के अफसर हैं, डायरेक्टर लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, पुराने होम सेक्रेटरी वगैरह, पुराने एम्बेसडर वगैरह, कोई ऐसा सुभाष बोस के सब दुश्मन नहीं है। तो अंदर की बातें मालूम चल जाती है हमको भी, मैं उसको साबित नहीं करता, लेकिन हमारे भी सोर्सेज थे तो हमको वहाँ से बताया कि इन लोगों ने फाड़ फूड़ के फेंक दिया। अब साबित कैसे करना है? उन्होंने बोला आप इनको आरटीए में पूछो उन लोगों से। तो हमने आरटीए लगा दी उनको कि भैया इलेक्ट्रोफेरोग्राम दो। अगर आपने ये बोल दिया है कि ये आदमी सुभाष चंद्र बोस नहीं था तो होगा कोई एरा का नत्थु खेरा, फिर क्या छुपाना, फिर क्या? अब तो सत्यमेव जयते, गांधी जी का देश, हम लोग तो सारे काम खुले में करते, ठीक है जी। इन्होंने कहा जी हमारे पास में नहीं है, उसको लेकर लड़ाई हुई है करके। फिर हमने वो जो रिपोर्टें जो थी हाथ में लेकर के, डीएनए की रिपोर्टें दो। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप उनसे बात करें कि एक्सपर्ट, जैसे हमने ज्ञानेश्वर चौबे बीएचयू में बहुत जाने माने एक्सपर्ट डीएनए के, मैंने और से बात करी, लेकिन ज्ञानेश्वर जी ने और उन्होंने रिपोर्टों को डिटेल में पढ़ करके एक साइंटिफिक कमेंट्री दी है कि ये रिपोर्टें ठीक नहीं है।
उसके अलावा एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो जो लोगों को समझ में आ जाएगा। ये दुनिया में मैं लोगों को बताया मैंने कि ऐसा आपने सुना नहीं होगा डीएनए टेस्ट दुनिया के अंदर। डीएनए टेस्ट होने के 6 महीने पहले आनंद बाजार पत्रिका में खबर आती कि डीएनए टेस्ट मैच नहीं कर रहा। रिपोर्ट आने से पहले ही? नहीं, रिपोर्ट नहीं, टेस्ट ही नहीं हुआ अभी। तो टेस्ट शुरू होगा उससे पहले रिपोर्ट आ गई कि मैच नहीं किया। आप क्रॉस चेक कर लेना। जस्टिस मुखर्जी ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में केस ठोक दिया कि जो चीज़, क्योंकि पूरा जो मुद्दा था डीएनए टेस्टिंग का कि ये डीएनए हम लोग क्यों टेस्ट करना है नहीं करना है, ये सब क्लासिफाइड है, रिपोर्ट सीक्रेट थी। कश्यप साहब की रिपोर्ट जो वो थे अपने CFSL कैलकाटा के, अभी आजकल दिल्ली में है कहीं प्रोफेसर की नौकरी कर रहे हैं मेरे ख्याल से, वो सब जो है वो सीक्रेट रिपोर्ट थी। ये होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो सीक्रेट रिपोर्ट थी, मुख्य कमीशन का काम सीक्रेट था। तो उन्होंने कहा ये सीक्रेट काम कर रहा है, आप लोगों ने ऐसी रिपोर्ट डाल के हमारी इंक्वायरी को प्रभावित कर रहे हैं। उसके वकील ने आकर के ये एक दावा ठोका कमीशन में आकर, प्रेस काउंसिल के सामने आकर के, कि हमारे को कमीशन के अंदर से कोई रिलायबल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली कि वही टेस्ट ठीक है। और बाद में बोला कि जब आप लोगों ने जून 2004 में जब आपने ये रिपोर्ट पब्लिक करी है तो उसमें नेगेटिव निकला, तो इसका मतलब हमारी रिपोर्ट ठीक थी। प्रेस काउंसिल ने इनके फेवर में जजमेंट दिया कि भाई ये तो पत्रकार बंधु हैं, ये तो जो चाहे अंदर की खबर निकाल सकते हैं, इसमें गलत बात क्या है। अब वो बात बिल्कुल ठीक है, पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि जस्टिस मुखर्जी ने वो रिपोर्ट जो पब्लिक करी है उनको तभी मिली थी। जून 2004 में ही CFSL कैलकाटा ने मुखर्जी कमीशन को रिपोर्ट दिया था। दिसंबर 2003 में जब ये रिपोर्ट छपी है तब वो टेस्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ था। ये स्टोरी गवर्नमेंट ने प्लांट करवाई थी पब्लिक का माइंड मेकअप करने के लिए। तो मैं अब जो मोटा मोटा बात कर रहा हूँ, गुमनामी बाबा केस को डाउन करने के लिए लीगली नकली डीएनए और नकली हैंडराइटिंग रिपोर्टों का सहारा लिया गया। आज उसको हमने अपनी किताब में चंद्रचूड़ मैंने पूरा डिमोलिश कर दिया। इन्हीं काले अंग्रेजों को जो बैठे हैं आपके बड़े साहब लोग, आप इनको मंडल की रिपोर्ट और कर्ट बैगट की रिपोर्ट दिखा दो, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कोई भी आदमी मंडल की रिपोर्ट को नहीं मानेगा। अरे कर्ट बैगट साहब बहुत बड़े एक्सपर्ट है अमेरिका में। तो ये पूरा मुद्दा बेसिकली ये है। अब दूसरे पे आते हैं, शास्त्री जी पे। शास्त्री जी में आपका इंटरेस्ट कब आया? जैसे ही मैंने नेताजी पे इंक्वायरी शुरू करी तो लगातार लोगों ने शास्त्री जी का नाम लेना शुरू कर दिया कि शास्त्री जी का भी था, शास्त्री जी का भी था। और उसमें एक बहुत बड़ा जो उसमें वो हुआ था कि शास्त्री के परिवार ने खुल करके ये मीडिया को बोला कि हमारे पिताजी की मृत्यु का लिंक नेताजी वाले केस के साथ में। तो उनके फैमिली वाले ही इस बात को खुल्लम खुल्ला शास्त्री जी के बोलते हैं, या शास्त्री जी के फॉलोअर्स जिनका इसमें रोल था पूरे केस में, उन्होंने सुभाष बोस के साथ में इसको लिंक करा। तो वो आपको उसकी मैं और डिटेल दूंगा बाद में अगर बात करेंगे तो उसमें ये जब बात हुई तो फिर ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था करके। फिर मैंने 2009 में पहली बार शास्त्री को लेकर के RTA मैंने डाली थी 2009 में। और उसका असर ये निकला, 2-3 बड़े अच्छे फायदे हुए कि कुलदीप नैयर जी कभी जिंदगी भर इस केस के खिलाफ में नहीं बोले थे, लेकिन 2009 के बाद से उन्होंने स्टैंड चेंज कर लिया। कि कुलदीप नैयर जी और मेरे ख्याल से प्रेम प्रकाश जो ANI के हैं, वो शायद 2 पत्रकार जो जिंदा है जो उस टाइम पे ताशकंद में थे। प्रेम प्रकाश जी मेरे ख्याल से लंदन में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। कुलदीप जी हमारे पास यहीं थे वसंत विहार में, अब चले गए, मैं उनसे मिला था। तो लेकिन कुलदीप नैयर ने कभी खुल करके उसको कॉन्टेस्ट नहीं किया। लेकिन 9 के बाद 10 जब मेरी RTA एप्लीकेशन लगाई है, उसको लेकर के डिस्कशन डिबेट हुआ, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि देयर वाज अ प्रॉब्लम, और ये भी एक्सेप्ट किया कि गवर्नमेंट ने उन पर प्रेशर डाला था अपना व्यू चेंज करने के लिए। तो उसके बाद में ये कहानी वहीं की दबके रह गई। फिर मुझे विवेक अग्निहोत्री जी का मेरे को फ़ोन आता है कि वो मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ ताशकंद फाइल्स कर, उस टाइम नाम मुझे याद नहीं कि वो था कि ना, बट उनका फ़िल्म बना रहा हूँ करके। मैंने अपनी RTA डालने के बाद और नेताजी प्रकरण के अंदर ही मैंने शास्त्री केस की स्टडी की थी थोड़ी बहुत, तो मैंने उसके पे कुछ आर्टिकल लिखे थे और मेरा मानना है कि वो आर्टिकल सबसे क्लियर अच्छे आर्टिकल वही थे उस केस के बारे में। तो विवेक जी ने पढ़े होंगे जब वो रिसर्च कर रहे थे उस पूरे केस को लेकर के, तो उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि फिल्म बनेगी। तब मैं उनके साथ जुड़ गया, मैंने अपने इनपुट को दिए, और उसमें फिर मुझे लगा कि अगर फिल्म आई रही है इसको लेकर के, इशू को लेकर के, और अगर मुद्दा उछलने वाला ही है, और शास्त्री पे एक भी किताब नहीं है बाय द वे, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु पे कोई किताब नहीं लिखी गई थी ढंग की, मेरी पहले की है। नेताजी में तो कहने को कम से कम और किताबें भी हैं, चाहे वो कैसी भी हो। इंटरनेशनल भी लिखी गई है, इंटरनेशनल भी है, नहीं मतलब उनकी डेथ मिस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि नेताजी के मरने पर और लोगों ने भी 1-2 किताबें लिखी हैं, चाहे उनका लेवल मेरे से बहुत अलग हो, लेकिन है। और लोग का भी विचार है, जनरल बख्शी का भी एक थ्योरी है, सुब्रमण्यम स्वामी की भी थ्योरी है, तो उसमें और भी लोग हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री में कंप्लीट साइलेंस है, कोई बोलता नहीं, कोई इस पर रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। इनफैक्ट मैंने पता लगाया अपनी इंक्वायरी के दौरान, मेरी किताब लिखने से पहले जिस व्यक्ति ने कोशिश की थी किताब लिखने की और लिख तो नहीं पाए, एक बुकलेट निकाल पाए, उसका नाम मैंने वडोदरा में लेक्चर के दौरान मैंने लोगों से पूछा, और ये खबर बनी है गुजरात समाचार में बाद में जाकर के, कि आप लोगों ने दाया भाई पटेल का नाम सुना है कभी? लोगों को नहीं पता कि दाया भाई पटेल कौन थे।
वे सरदार पटेल के सुपुत्र थे, उनके इकलौते लड़के थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तीन चार टर्म उनकी मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में वो थे, एमपी थे। उन्होंने एक बुकलेट लिखी, वाज शास्त्री मर्डर्ड, क्या शास्त्री का खून हुआ था, और उसमें उन्होंने रूसियों पे और भारत सरकार पे पूरे इल्जाम लगाए कि इन लोगों ने मारा है। और कमाल की बात यह है अजीत, वो बुकलेट मुझे यहाँ पे कहीं नहीं मिली। शास्त्री भवन जो आपके सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है, शास्त्री भवन कहते हैं उसको, उसमें वहाँ दुनिया जहान भर की किताबें अवेलेबल हैं, वो किताब अवेलेबल नहीं है। नेशनल लाइब्रेरी में गया, वहाँ किताब अवेलेबल नहीं है। तो जिन जिन लाइब्रेरियों में मैंने ढूंढा, मुझे किताबों नहीं मिली। हाँ, लेकिन अमेरिका में मिल गई मेरे को किताब, वो अमेरिका में मिल गई। वहाँ पे मैंने पढ़ के देखा क्या लिखा उसके अंदर। एनी तो मुझसे पहले जिस व्यक्ति ने कोशिश की थी वो थे सरदार पटेल के सुपुत्र। तो फिर ये मैंने फिर यहाँ लिखी और मैंने उसको फिर अपने हिसाब से स्टडी किया और मैंने अपना जो उसमें अपना कंक्लूजन दिया कि मैं सरकारी व्यू को नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। और नेताजी वाले केस में और इसमें बहुत फ़र्क है कि जो बहाने ये लोग नेताजी वाले केस में डाल रहे हैं सरकार वाले कि साहब बड़ा पुराना केस है, अंग्रेज़ों के पहले की बात है, रिकॉर्ड होते नहीं हैं, सब झूठ है। आपको याद होगा मुशर्रफ मियाँ हमारे यहाँ पे आए थे जब राष्ट्रपति बन गए थे पाकिस्तान के, तो उनको गिफ्ट देने के लिए हम लोगों ने कहा था हम तुम्हारा जन्म पूरा बर्थ सर्टिफिकेट उसका भी निकाला, उसके भाई का निकाला। अब मुशर्रफ साहब जब पैदा हुए थे यहाँ पे सन 46 में, तो मुगल खानदान के तो वंशज थे नहीं वो लोग, लेकिन आपके एनडीएमसी के चेयरमैन कहते हैं कि 1917 के बाद के सब रिकॉर्ड इंटैक्ट पड़े हुए हैं। तो बेटा 1917 के रिकॉर्ड सारे इंटैक्ट पड़े हुए हैं, लेकिन सुभाष बोस की फाइलें तुमने गोल कर दी हैं जी, और आप समझते हैं कि हम लोग इतने पागल हैं, आप लोग की बात मान जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट पब्लिक को ऐसा धोखा दे रही है फाइलों के बारे में। तो लेकिन ये धोखेबाजी ये लोग शास्त्री वाले केस में नहीं कर सकते क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री थे। अब ये कह रहे हैं हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, अब मान सकते हैं इस बात को? ये उन्होंने मुझे आरटीआई में कहा कि रिकॉर्ड हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसके तहत हम नहीं दे सकते? उन्होंने क्या बोला, सूचना विदेश मंत्रालय ने मुझे एप्लीकेशन मुझे जो पहला जवाब दिया कि कंसर्न डिवीजन में हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा। मैंने एक और एप्लीकेशन डाल दी, मैंने कहा भैया पॉसिबल नहीं है, जब प्रधानमंत्री मना होगा आप लोगों ने 50,000 तो फ़ोन खड़काए होंगे दिल्ली में, आपके 1000 टेलीग्राम आए होंगे, हड़कम मच गया होगा, पूरी वहाँ पे 66 लोग वहाँ बैठे थे, वहाँ विदेश मंत्री था, विदेश सचिव था, वहाँ पे एम्बेसडर था, होम सेक्रेटरी, वहाँ पे एलपी सिंह बैठे हुए थे, आप हमारे विदेश सचिव में झा साहब थे, सब लोग बैठे हुए। अरे और एक एक जो 5 आदमी जो शास्त्री जी के साथ में थे उनके आखिरी क्षणों के अंदर उनकी पूरी इंटरोगेशन हुई होगी रिपोर्ट। आप मुझे कह रहे हैं आपके पास में कागज नहीं है? फिर उन्होंने बोल दिया कि नेशनल सिक्योरिटी है। तो आपने पहले क्यों नहीं बोला नेशनल सिक्योरिटी है? आप पहले मुझे झूठ बोल रहे हैं आरटीआई के अंदर। तो ये तो उससे से बहुत से उसमें डाउट तो ये कि जो बहाने ये लोग सुभाष बोस के बारे में बहाने मार रहे हैं वो बहाने इस केस में नहीं चलेंगे। तो वहाँ से भी वो लबोलब अब निकल के आ रहा है कि और बात सच हो ना हो, लेकिन सरकार ने इस पर कवर अप किया। तो इसमें कुछ आपको ब्रेक थ्रू मिला है? मुझे ब्रेक थ्रू इसमें मिला है। इसमें 3 थ्योरी हैं, मैंने इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया केस को। लाल बहादुर शास्त्री केस में मोटा मोटा गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है, जो सरकारी नैरेटिव है कि शास्त्री जी हार्ट के पेशेंट थे, उनको पहले हार्ट अटैक हो चुका था पहले भी, जब तो दोबारा हो गया। हार्ट अटैक किसी को कभी भी हो सकता है। मैं अभी बिल्कुल फिट होऊंगा, आधे घंटे मुझे क्या होगा मुझे कोई भी नहीं बोल सकता। तो वो तो सरकारी पहला जो नैरेटिव है कि शास्त्री जी को हार्ट अटैक हुआ था, उनसे मर गए शास्त्री जी। इसकी जो काउंटर थ्योरी है वो इसेंशियली शास्त्री जी की फैमिली से आ रही है और उनके सपोर्टर से। उनकी मिसेस जब नहीं थी ललिता शास्त्री जी, शास्त्री जी की माता जी भी थी, उन्होंने भी बोला था मेरे बेटवा को जहर दे दिया। माता जी उनके जाने के बाद 9 महीने बाद गई हैं। तो शास्त्री जी की फैमिली इसेंशली उनकी माता जी और उनकी धर्म पत्नी, उन्होंने ये बोला कि उनको जहर दिया गया। और अगर हम इस बात को मान ले कि हाँ जहर वाली बात ठीक है, तो 3 थ्योरियाँ निकल के आती हैं। पहली थ्योरी कि साहब उनको अमेरिकियों ने मार दिया, CIA ने मार दिया। दूसरा आ गया कि नहीं वो रशियन KGB रशियन इंटेलिजेंस ने मार दिया। और तीसरा वो कि इंटरनल हैंड है भारत सरकार किसी हमारे यहाँ का। तो मैंने इनको सारा स्टडी किया, मैंने पाया उसमें भारत सरकार ने पार्लियामेंट में झूठ बोला है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक MP भार्गव नाम के बड़े मशहूर वो MP थे। शास्त्री वाले मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन सब लोगों ने सब पार्टी के लोगों ने, सिर्फ कम्युनिस्टों ने विरोध किया था और लेकिन इवन कांग्रेस के लोगों ने सवाल उठाया कि देश का मुद्दा था, ये कोई मुद्दा किसी पार्टी का नहीं था। उठाने वाले अटल जी थे, लेकिन बाद में MP भार्गव जो मेरे को याद है वो कांग्रेस के थे। उन्होंने बोला कि हमें खबर लगी है, ये मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में आ रहा है, ताकि मुझे कोई काउंटर ना कर सके। आपको जितनी बातें बता रहा हूँ सब रिकॉर्ड पर है, तो इसलिए मेरा बड़ा पक्का है, मेरा बैकग्राउंड सारा क्रॉस चेक करके मैं ठोक बजा के बोलता हूँ जो बोलता हूँ। तो उसमें उन्होंने बोला कि रूसियों को शक हो गया था और रूसियों ने आपको पोस्टमार्टम ऑफर किया था, आपने मना करा।
सरकार ने इसको ऑफिशियली मना कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई शक नहीं। उनका बेसिकली रीज़न ये था, सरकार ने क्यों इंक्वायरी नहीं कराई, उन्होंने बोला कि लोग कह रहे हैं, उनकी बीवी कह रही है, लेकिन हमें कोई शक ही नहीं दिखाई, तो हम इंक्वायरी क्यों करवाएं। अब इससे हम आज जाते हैं 20-30 साल आगे जा करके, तो उसमें से कई बातें निकल के आती हैं। पहली बात ये निकल के आ रही है कि उस जमाने के जो गृह सचिव थे एलपी सिंह, बड़े मशहूर हैं बिहार में, बड़े जाने माने, किसी पुराने से पूछिए वो जो सिविल सर्विस में रह चुका कि एलपी सिंह का मतलब क्या था। उन्होंने अपनी किताब में, इवन दो वो सपोर्ट कर रहे हैं ऑफिशियल वर्जन को, लेकिन गलती से उनके मुंह से उन्होंने लिख दिया किताब में कि पोस्टमार्टम ऑफर हुआ था। तो सरकार ने क्यों मना किया पोस्टमार्टम ऑफर नहीं हुआ था? इसका मतलब रुचियों को शक था, तभी पोस्टमार्टम ऑफर उन्होंने किया। आप लोगों ने जो गांधी के फॉलोअर हैं उन्होंने मना करा। उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि एक रशियन कुक जो था उसने अपना मुंह खोलना शुरू किया 98 के बाद जाकर के। और जब मेरी 2009 में जब मेरी आरटीआई दिल्ली है, उसके बाद उसका एक इंटरव्यू रशिया के अखबार में छपा। अब वो मर चुका है या पुराना इंटरव्यू मुझे पता नहीं, कि मैंने उसकी इंग्लिश खबर पढ़ी थी, लेकिन उसका पूरा उन्होंने लबो लबाब छापा। उसने बोला कि रात को 3 बजे, 1-1:30 बजे शास्त्री जी की डेथ हुई है 1:30 बजे ताशकंद टाइम, ताशकंद हमारे से आधा घंटा पीछे, तो 1:30 बजे उनकी डेथ होती है। उसने कहा 3 बजे रात को हमको केजीबी ने उठा लिया और हमको लेकर इंटरोगेशन करने कि तुम लोगों ने जहर दिया उसको। तो इसका मतलब हम लोग जो सोचते आए हैं कि ये पूरी कहानी भारत में आकर के उनके शरीर को देख के कि शरीर बहुत खराब हो गया था, नहीं, रशिया में ही जब उनके मरने के 2 घंटे बाद कोक्स को अरेस्ट किया गया, उनकी इंटरोगेशन हुई है, इसका मतलब रशियंस को शक था, इसीलिए उन्होंने पोस्टमार्टम ऑफर किया। और ये हमको जो ये लोग जो डंका मचाते हैं पूरी दुनिया में सत्य व हिंसा का, इन लोगों ने मना करा। ऐसे करते करते मेरे पास 8-10 रीज़न आ गए। इनफैक्ट उसने ये भी बताया कि जो इंडियन कुक था वहाँ पे, जिसका बार बार नाम पार्लियामेंट में लोगों ने लिया है, मोहम्मद जान का नाम, कि वो इंडियन जो कुक था उसका नाम, कि उसने कुछ खाने में दिया है, उसका नाम लोग इंडिकेट कर रहे थे, उसको गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दी। लेकिन ये रशियन कुक जो है अहमद सताराव, ये कह रहा है कि हमको ले जाने के बाद में वो इंडियन कुक को भी लेकर आए। ना प्लीज़ अंडरस्टैंड, इंडियन कुक जो है इंडियन एम्बेसी का मुलाजिम है। एक दूसरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी किसी दूसरी कंट्री के आदमी को बिना उनको बताए अरेस्ट नहीं करेगी। तो ये बात सरकार की नॉलेज में होगी। इन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं बोला कि रशिया में से इंक्वायरी हुई थी? तो ये इन पे मेरे को पूरा शक हो गया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनका जो है इनमें प्रॉब्लम हो रहा है, आप सच नहीं बोलना चाहते। अब क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, पोस्टमार्टम या उनकी तो हम कुछ साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जहर है नहीं है ये साबित करने के लिए पोस्टमार्टम चाहिए। सिर्फ मेरे पास में थोड़ा सा डाटा था कि सरकार ने जो अपने रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट दी हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम हुई, छाती में दर्द हुआ, डॉक्टर चुग ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, कौन सी दवाई लगाई, जब नहीं शास्त्री जी रहे तो उनकी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने क्या बॉडी में क्या डाला, कौन सा लिक्विड डाला, कितना उसका क्वांटिटी कितनी थी। उस टाइम पे 11 जनवरी को ताशकंद में टेम्परेचर माइनस में होना चाहिए, दिल्ली में ऑलमोस्ट 11 तारीख को आकर के 7-8 हो जाता है। बॉडी की फोटोग्राफ वहाँ पे ताशकंद में, बॉडी को 5-7 घंटे बाद भारत लाया जाता है, बॉडी की फोटोग्राफ यहाँ पे। और भगवान की दया से अमेरिकन ने कलर फोटोग्राफ्स उनकी ली हुई हैं, रंगीन फोटोग्राफ। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के परिवार ने क्या देखा, परिवार ने देखा कि जैसे ही बॉडी को यहाँ पे लाया जाता है, सरकार के लोग उनको बॉडी के पास नहीं आने जाने देते। बड़ी मुश्किल से वो जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सारा इस पोर्शन से यहाँ से ऐसा पूरा काला पड़ गया नीला, और ऊपर से वो टाइट हो गया है करके, और यहाँ पे गले के पीछे, गर्दन के पीछे यहाँ पे छेद से खून जैसा कुछ लाल निकल रहा है, जिससे सारी उनकी टोपी वोपी सारी खून में लथपथ है। अभी भी उनके हैं, आप टोपी पड़ी है फैमिली के पास में, सारे तकिया वकिया उनके खून से लथपथ थे, खून या जो लाल रंग की चीज़ गर्दन से निकल रही थी। एक यहाँ पे छेद था, यहाँ पे कुछ टाँके वाँके लगे थे करके। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली, उनकी मिसेस ने बोली, और बात में और लोगों ने, कि शरीर ऐसे फूला हुआ था, और कह रहे इतना फूला था कि हमको बनियान वगैरह फाड़नी पड़ी हम लोग को जब उनको अंतिम संस्कार के लिए ले गए। मैंने ये डाटा, मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, हम तो आपकी तरह, हम तो पत्रकार टाइप आदमी, हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, हम लोग तो एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं। मैंने ये डाटा कोलैट कर हमने ये डाटा कोलैट करके, मैंने फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट जो लोग पोस्टमार्टम देखते हैं, मैंने अजीत 10 लोगों से बातचीत की, और 10 के 10 लोगों ने मुझे छूटते बोला जहर है। दूसरा ये, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड पे चाहिए, मैंने गुमनामी बाबा डीएनए के बारे में मैंने बहुत लोगों से बातचीत किया, लेकिन हर एक आदमी इतना जिगरा नहीं होगा कि लिख कर रिपोर्ट देगा या आपके ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट देगा। तो इसी तरह से इस केस में 4 ने मुझे लिखित में दिया है, उसमें से अगर चाहो तो आप भी क्रॉस चेक कर सकते हो। तो जैसे कैलकाटा मेडिकल कॉलेज के एचओडी है, उन्होंने लिख के उन्होंने कहा, जैसे एक डॉक्टर ने मुझे बताया जो फॉरेंसिक जो एम्बामिंग एक्सपर्ट है, डॉक्टर शौम्या, उन्हें बॉडी जो फूलती है ना, वो प्यूट्रिफिकेशन से फूलती है, और प्यूट्रिफिकेशन जो बॉडी का होता है वो एकदम से नहीं होता, वो उसको टाइम लगता है, और ये बॉडी तो एम्बाम की गई है,
एम्बामिंग के बाद बॉडी कैसे प्यूरिफाई कर रही है, वो भी 48 घंटे बॉडी फुल की है, तो टाइम लगता है। और काला रंग का मतलब ये है कि जब पूरा, क्योंकि शास्त्री जी का जो रंग था ना गुलाबी था उनका शक्ल, शास्त्री जी का, मैंने पूछा उनकी फैमिली की शक्ल कैसी थी, कहते गुलाबी पिंक उनकी शक्ल में उनके शक्ल थी, तो उनका वो बिल्कुल डार्क नीला नीला पड़ गया। हाँ, वो कह रहे वो जब शरीर खून में से वो जब ऑक्सीजन निकल जाती है तब ये ऐसा होता करके, तो वो डॉक्टरों ने मुझे लिख करके दिया करके। तो ये पढ़ने के बाद मैं कन्विंस हो गया कि ये मतलब अभी फॉर ऑन अवेलेबल रिकॉर्ड, और सरकार ने रिकॉर्ड पब्लिक किए नहीं है कोई, तो ऑन अवेलेबल एविडेंस मैं सपोर्ट कर रहा हूँ फैमिली का व्यू कि ये जहर का केस दिखाई दे रहा है। अब जो सबसे नेचुरल प्रश्न आता है कि तीनों थ्योरी, कि अगर CIA ने मारा है क्यों मारा, KGB ने अगर मारा तो क्यों मारा, या इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने मारा तो क्यों मारा, मतलब रीजन क्या था? देखिए वही कहानी है। अब वही सवाल जैसे आपने पूछा, वही सवाल पूछ करके मैंने वो देखना शुरू करा। अमेरिकन का बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, और वो कहानी इंटरेस्टिंग ये है, अच्छा पहली बात तो ये कि यहाँ पे 3 या 4 सरकारें इन्वॉल्व हैं अभी, अगर आप उनको देखें तो। जैसे कि आपके अभी ताशकंद रशिया में नहीं रहा, सोवियत रशिया में, वो एक अलग कंट्री बन गया, मेरा अज़रबैजान बना, कौन सा बना मुझे याद नहीं है। हाँ, वो उसके एम्बेसडर ने 2-3 साल पहले ये ऑफर किया है कि हम अगर कोई इंक्वायरी होती तो हम आपकी मदद करेंगे। ये इनके गांधीवादी नेताओं के कान में जूं नहीं लगी, ये तो गांधी भक्ति के अलावा उनको कुछ नजर नहीं आ रहा कुछ लोगों को। दूसरा आपकी रूस सरकार, देखिए शास्त्री जी वहाँ मरे थे, उनका गेस्ट था, KGB ने इंक्वायरी करी है, उनके पास में पूरा इतना मोटा डॉजियर होगा, उनके घर में आकर के प्रधानमंत्री मरा दूसरे देश का, मजाक नहीं है, पूरा डॉजियर थिक डिटेल रिपोर्ट सारी ताम झाम। इनफैक्ट पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई थी और जो बाद में मुझे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया भी था, उसके हिसाब से जब आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, और रशिया में रूल थे, तो आप बॉडी में से खून निकालना, बॉडी के ऑर्गन निकालना, उसी प्रोसेस में एक बात आती है कि एक हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर एक कोई एक द्रव्य होता है, उससे भी फ्लूइड, हाँ, उसको भी निकाल करके जहर टेस्ट करा जाता है। तो वो निकालने का बेसिकली वो कहते हैं कि मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि वैसे तो वो यहाँ कमर के नीचे से होता है, लेकिन कुछ केसेस में वो गर्दन के पीछे छेद के जाता है। तो ये सब बातें मैंने बुक में अपनी किताब में लिखी हुई हैं, जो इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो अब ये है कि उनके पास रिकॉर्ड होंगे, तो रशिया से कुछ नहीं आया। तीसरा, हम लोग जो पूरी दुनिया में डंका कि हम लोगों ने ठेका लिया हुआ दुनिया में सत्य और हिंसा को फैलाने का, हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारा प्रधानमंत्री मरा था, पूरी रिपोर्ट होंगी IB के पास में, वो जो उनके साथ उनके शास्त्री जी के जो अटेंडेंट थे, नौकर थे, वो कुक वगैरह, उन सबकी डिटेल इंटरोगेशन हुई होगी। यहाँ तो ऐरा गैरा मर जाएगा तो ये किसी को छोड़ते नहीं है लोग। वो कहाँ है? सिर्फ अमेरिका इकलौती कंट्री है जहाँ पे पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिक होते हैं। मैं वहाँ पे गया था अमेरिका में, उनकी यूनिवर्सिटी, उनका जो नेशनल आर्काइव है, वहाँ पे उन्होंने, देखिए CIA ने, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ 15 की शायद, CIA ने अपना एक फ्लोर में एक अपना कंप्यूटर लगा रखा है इतना बड़ा, उसमें उस जमाने में 25-28 मिलियन रिकॉर्ड थे डिक्लासिफाइड। दुनिया में एक इकलौती इंटेलिजेंस एजेंसी है जो डॉक्यूमेंट पब्लिक करती है, वो CIA करती है। और इवन उनके RTI के अंदर भी आप उनको पूछ सकते हैं, फॉरनर पूछ सकते हैं, मैंने पूछा है, डॉक्यूमेंट उनसे निकाले। इंग्लैंड में अमेरिकन ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो उनकी MI5 है, जो उनकी IB है, वो अपने आप कुछ डॉक्यूमेंट पब्लिक करती है, RTI नहीं चलता उनका वहाँ पे। और उनकी जो फॉरेन इंटेलिजेंस है MI6, वो रिकॉर्ड पब्लिक नहीं करती है। दुनिया में इकलौती इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो अपने रिकॉर्ड पब्लिक करती है वो है अमेरिकन CIA, और वो अपने आर्काइव में डालते हैं। और इवन एक फॉरनर जा करके, मैं इंडियन पासपोर्ट दिखा करके मैंने रिकॉर्ड चेक किया, देखा उन पर करके, तो उन्होंने शास्त्री के बारे में रिकॉर्ड निकाले हुए। तो हमें वहाँ से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अमेरिकन साइड से मिल रही है। भारत में लोगों को, खासकर जो कांग्रेसी हैं, इनको एक बहुत पुरानी बीमारी है। इनको पुरानी बीमारी क्या है कि ये लोग अमरीकियों को, CIA को हमेशा ब्लेम ठोकते रहते हैं कि JP का आंदोलन था, उसमें CIA इन्वॉल्व है, ये जितने इंडिया अमेरिकन जो लड़ाई लड़ रहे हैं इमरजेंसी की, अमेरिकन एजेंट है सारे के सारे, अन्ना हजारे जो है वो CIA एजेंट है, ठीक है जी, ये हर चीज़ में। और आपके इलेक्शन जब आपकी इमरजेंसी ठोकी है, तो शंकर दयाल शर्मा जो बाद में बने हमारे देश के राष्ट्रपति, उसने भी कहा कि CIA जो हमको बर्बाद करने पे तुली है इस देश को। तो ये पुरानी बीमारी है। शास्त्री वाले केस में जितने रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स CIA के या बाकी निकले हैं, उसमें कहीं उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया है। वो शास्त्री जी को के फेवर में थे, वो ताशकंद के भी फेवर में, खिलाफ में नहीं, उन्होंने नहीं बोला कुछ भी, दे वर ओके अमेरिकन विद दैट थिंग। शास्त्री जी अमेरिकन एम्बेसी को बताने के बाद उनको इन्फॉर्म करके ताशकंद गए थे उनकी अप्रूवल से। वहां जाने के बाद उन्होंने आखिरी चिट्ठी, शास्त्री जी ने अपनी चिट्ठी अमेरिकन राष्ट्रपति को लिखी थी। शास्त्री जी अमेरिका में जाने वाले थे उसके बाद में, इनफैक्ट हाँ, उनके ऑडियो अवेलेबल है अमेरिकन राष्ट्रपति का, जो पब्लिक हो गया है, कि जब शास्त्री जी चले गए तो उन्होंने बोला कि उनकी अंत्येष्टि में मैं जाऊं कि वाइस प्रेसिडेंट जाएगा। आप वो सुनिए, बिल्कुल तरीके से, तमीज से और इज्जत देते हुए वो आप बात कर रहे हैं।
जॉनसन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनकी मिसेस के नोट मिल जाएंगे कि वो रिसीव करने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री को, इवेंचुअली इंदिरा गांधी की, बिकॉज वो प्रधानमंत्री बन गई। तो उन्होंने बोला कि मैं उनको मिसेस शास्त्री को रिसीव करने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। कहीं पे भी आपको अमेरिकन साइड से कोई उल्टी सीधी खबर की कोई खटका दूर से नजर नहीं आ रहा। CIA ने कोई उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला। वो जो लोग थ्योरियां फ्लोट कर रहे हैं कि वो एटम बम बनाना चाहते थे, भाभा का लेटर है शास्त्री को कि एटम बनाने का कोई इच्छा भारत की नहीं है। शास्त्री ने पब्लिक लिखा था हम एटम बम नहीं बनाएंगे। भाभा साहब के जहाज़ की पूरी इंक्वायरी हो चुकी है, माउंट ब्लैंक में क्या हुआ था। ये सब लोगों को एक बीमारी है कि JP अमेरिकन CIA एजेंट था, नेताजी वाले केस में अमेरिकन इन्वॉल्व हैं, उस ये सब जगह अमेरिका का CIA का हाथ देखने वाले इसेंशियली कांग्रेस के लोग हैं, ये उनकी विचारधारा के लोग हैं। और इनमें से बोलने वालों में से अधिकतर के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, तो ये दोगली बातें कर रहे हैं। तो CIA की थ्योरी कमकोरी बकवास है। रशियन थ्योरी जो है उसको सपोर्ट करने वाले थे दया भाई पटेल। मैं दो कारणों से उस चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ, दो कारणों से। पहला कारण ये कि अगर मैंने गलत काम किया है तो मैं उसको छिपाऊंगा। रशियंस ने दो काम किए जिससे उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि उन्होंने पोस्टमार्टम ऑफर किया आपको। दूसरा, उन्होंने कुक्स को अरेस्ट करके इंक्वायरी करी है। अगर उन्होंने किया होता तो ये कभी ये काम नहीं करते। तो और अपनी धरती पे कोई क्यों मारेगा, इतना हाई प्रोफाइल अपनी धरती पे मारने वाली बात ये आपकी ललिता शास्त्री ने बोली थी, उनको क्लीन चिट देते हुए। ललिता शास्त्री ने रशियन को क्लीन चिट दी है। पटेल का मानना ये था कि, और उसकी बात में थोड़ा सा जोर भी है, कि ताशकंद अकॉर्ड में जब भारत गया है तो समझौता नहीं हो रहा था, क्योंकि भारत के लिए ताशकंद, जहाँ तक मेरी समझ है, हमारे फेवर में नहीं था। वो कुछ हमको ज़मीन उनको देनी पड़ी, हाजीपुर उनको देना पड़ा, जिसको लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी बहुत नाराज हुए थे इनसे और करके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने बोला कि अगर अभी आप प्रेशर डाल करके लाल बहादुर शास्त्री से ये अकॉर्ड को साइन करवा देते हैं, लेकिन अगर वो भारत में आकर के अगर वो पीछे हट जाते हैं तो रशिया की बहुत किरकिरी होगी। लेकिन अगर वो नहीं रहते हैं तो शायद एक ऐसा इमोशनल एटमॉस्फेयर बनेगा कि लोग सब इन बातों को भूल जाएंगे। तो ये सरदार पटेल का ये उसमें व्यू था, सॉरी सरदार पटेल के सुपुत्र का, दया भाई पटेल का वो व्यू था उसमें करके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दो कारण जो मैं दे रहा हूँ कि उन्होंने ऑफर नहीं किया होता। और ये तीसरा जो सबसे बड़ी थ्योरी जो निकल के आ रही है कि अब जब अमेरिकन ने नहीं किया और इन्होंने नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ये लोग झूठ बोल रहे थे यहाँ पे, इनका ना। अब वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अपने राज नारायण जी ने खुल्लम खुल्ला इंदिरा गांधी पे एलिगेशन लगाया, और उनके शब्द थे पार्लियामेंट में कि वो हमारे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन गया, मैं तो ऐसी रह गई। तो ये बात उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोली है, इस तरह की बात। और इसको लेके डिबेट बहुत कुछ हुआ करके। अब मैंने वो स्टडी किया, देखिए मैं भी पाप नहीं करूंगा, मुझे भी मरने के बाद में ऊपर वाले को शक्ल दिखानी है, मैं चलूंगा एविडेंस के ऊपर, बेस के ऊपर। तो मुझे इतना तो इंडिकेशन में लग रहा है कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कुछ कवर अप किया इशू को, एंड सेम प्रॉब्ली विल अप्लाई टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑल्सो, कि ये भी छुपा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हाँ कुछ उसमें डिस्टर्बिंग चीज़ें नजर आ रही। फॉर एग्जांपल, उन्होंने खुल करके पार्लियामेंट में धर्मा तेजा का नाम इसमें घसीटा गया। धर्मा तेजा जो आजकल विजय मल्ल्या है, धर्मा तेजा उसका बाप था, लेकिन वो 1960s में ऑपरेट करता था। वो बड़ा स्कैंडलस किस्म का आदमी था। वो था, उसकी पहली बीवी अमेरिकन थी, मर गई, उसकी पत्नी मार दी या मर गई, कंट्रोवर्सी थी। और सेकंड बीवी को लेकर के पंडित जी की पार्टी में बहुत ज़्यादा वो दिखाई दिया देता था। उसकी लाल बहादुर शास्त्री से पट्टी नहीं थी। तो लोगों ने पार्लियामेंट में ये तक बोला कि ये आदमी वहाँ पे था, इसका नाम लिया गया। तो अब उसमें अनफॉर्चुनेटली हाँ ठीक है, तेजा वहाँ पे था, तेजा की शास्त्री से नहीं पटती थी। तेजा का दोस्त TN कॉल एम्बेसडर था। तेजा वॉज वेरी क्लोज टू द गांधी फैमिली। संजय और राजीव उसको अंकल तेजा बोलते थे। संजय का गार्डियन था लंदन में, सो ऑन सो फोर्थ। बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एनीथिंग टू लिंक तेजा टू द केस। इतना बड़ा एलिगेशन मैं नहीं लगा सकता। हाँ, तो मेरा जो कंक्लूजन ये है कि हाँ जहर दे के नहीं मारा गया। जहर वाली बात ठीक नजर आ रही है। अमेरिकन थ्योरी गलत है, कम से कम KGB के मारने वाली थ्योरी गलत है। कुछ गड़बड़ भारत के एंड पे हुई है। वो गड़बड़ क्या है उसका पता लगाने के लिए हमको भारत सरकार के डॉक्यूमेंट और रशियन डॉक्यूमेंट चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी सरकार डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं कर रही है। RTA में डालते हैं तो ये देते नहीं है। कुछ दिन पहले, आज से 2 साल पहले, सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो हमारे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उन्होंने एक प्रॉपर ऑर्डर पास किया जिसमें प्रधानमंत्री को ये आदेश दिया गया या उनको विनती की गई कि आप शास्त्री के सारे कागज को पब्लिक कर दो। आज तक तो किया नहीं इन लोगों ने। और प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप अपने रिकॉर्ड पब्लिक नहीं करेंगे, आप रशियन गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी नहीं। जब मैं मेरे प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड पब्लिक करने को राजी नहीं हूँ तो एक विदेशी सरकार क्यों अपने इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड आपको देगी? अब तो उज्बेकिस्तान है, वो तो इतना छोटा देश है, अगर भारत की गवर्नमेंट उसको नहीं मांगेगी तो वो खुद तो पब्लिक करने से रहा। उसने ऑफर किया कि हम लोग हेल्प करने को तैयार हैं। उनके पास रिकॉर्ड तो नहीं, शायद कई लोकल पे छोटे मोटे हों,
कि कम से कम जो डॉक्टर जो बात में आता वो वहीं का था, तो शायद उसका कुछ डाटा हो, क्योंकि रिकॉर्ड तो केजीबी के मास्को में होंगे, लेकिन दूसरों से रिकॉर्ड लेने से पहले केजी, और यही प्रॉब्लम सुभाष बोस वाले केस में। वही बोल रहे हैं कि उधर ताइवान इन्वॉल्व है, इधर उज्बेकिस्तान तो इन्वॉल्व है। अगर मुझे रशियन केजीबी के रिकॉर्ड चाहिए इंटेलिजेंस के, जब तक हमारी सरकार, और वो सरकार जो गांधी जी के दिखाए रास्ते पे चल रही है, जिसने ठेका लिया हुआ कि दुनिया में सत्य अहिंसा वो फैलाएंगे, जब वो पब्लिक नहीं कर रहे तो केजीबी वाले क्यों देंगे रिकॉर्ड? मेरे को बताइए, मैं क्यों फॉरनर्स से उन पे उंगली उठाऊं? हमारे खुद के लोग हमको रिकॉर्ड नहीं दे रहे। तो दोस्तों ये साक्षात्कार यूं तो आप समय के हिसाब से कहेंगे लंबा है, लेकिन बहुत ही इंगेजिंग और रुचिकर लगा मुझे। और हम चाहेंगे कि अनुज जी हमारे साथ दोबारा जुड़े, क्योंकि इन्होंने 7 पुस्तकें लिखी हैं और उसमें काफ़ी मतलब वो इतना विस्तृत है ये, और इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए जो स्पेसिफिक सवाल होते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे दर्शक हैं, आप हैं, या एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों मुद्दों को लेके, उस पर हमने सवाल किया, जो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि वो परिधि पर ही है, वो बाहर से सिर्फ टच एंड गो टाइप का हो जाता है। हम स्पेसिफिक मुद्दों पे बात करेंगे, इनकी पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे, उसको स्टडी करेंगे, और उसके बाद उसमें हम घुसेंगे, ताकि आपके अंदर वो बेसिक से थोड़ा एक एडवांस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बन सके। अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आशा है आगे भी आप हमें अपना समय देंगे।